एंड इन अर्बन एरियाज वी हैव सीन कि कैसे रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं उनका फूड का रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगा क्योंकि उनका मेहनत मशक्क़त का काम ज़्यादा है। सो कैलोरीज बेसिकली कहाँ से प्रोड्यूस होती है, आप जो फूड कंज्यूम करते हैं उससे कैलोरीज प्रोड्यूस होती है। तो किसी भी रूरल एरिया में, ठीक है, किसी भी रूरल एरिया में भाई साहब जो कैलोरीज प्रोड्यूस हो, आपका अर्बन एरियाज में आपके किसी इंसान का 2100 कैलोरीज पर डे फॉर एन अडल्ट इज मोर देन एनफ, एंड फॉर एन रूरल एरिया इट्स ए रिक्वायरमेंट ऑफ 2400 कैलोरीज पर डे। ठीक है, ये जो कैलोरीज है ये बेसिकली आपको फूड से मिलती है। तो दाल चावल जो भी आप डाइट ले रहे होंगे उससे मिलता है। अर्निंग देखो यहाँ पे रूरल एरिया में एक्सपेंसेस कम है, इसीलिए 816 रुपये पर मंथ की अर्निंग से गुजर बसर हो सकता है, और यहाँ पे 1000 रुपये। तो एनीबडी हु इज स्टेइंग इन एन अर्बन एरिया एंड इज अर्निंग लेस देन 1000 पर मंथ विल फॉल इन द पॉवर्टी लाइन। तो उसका रैंकिंग भाई साहब बिलो पॉवर्टी लाइन होगा, एंड एनीबडी हु इज मोर देन दिस विल बी अबव द पॉवर्टी लाइन। तो APL और BPL है, बिलो पॉवर्टी लाइन एंड अबव पॉवर्टी लाइन। तो फटाफट से बोलते हैं भाई साहब, आपका जो रूरल एरिया है उसका बिलो पॉवर्टी लाइन का इंडिकेशन क्या है, अर्निंग लेस देन 816 पर मंथ और कंज्यूमिंग फूड विच इज प्रोड्यूसिंग 2400 कैलोरीज और लेस पर डे। ठीक है, और यहाँ पे कितना है भाई साहब, बेंचमार्क 1000 रुपीज पर मंथ और 2100 कैलोरीज पर डे। सो दीज आर बेसिकली द benchmarks. People living in rural areas engage themselves in more physical work. That's why calorie requirement is more in rural areas. ठीक है, whereas calorie requirement, okay, despite less calorie requirement, the higher amount for urban areas has been fixed because urban areas में खर्चे ज़्यादा हैं। ठीक है, चीज़ें जो है आपकी एक्सपेंसिव है। द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड पीरियडिकली, नॉर्मली एवरी 5 years। तो हर 5 साल में हम पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन करते हैं। ठीक है, एंड वी बेसिकली सेट अप अ बेंचमार्क। These surveys are carried out by national, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO, ये सारी सैम्पलिंग होती है। डू यू थिंक दैट प्रेजेंट मेथोडोलॉजी ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन इज अप्रोप्रिएट? क्या ये अप्रोप्रिएट है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। मतलब 1000 रुपये में क्या होता है, आप अगर किसी शहरी एरिया में रहते होंगे, 1000 रुपये में वो क्या, आपको अगर 1000 रुपये दिया जाए और उसमें आपका कपड़ा खाना पीना सब कुछ रहना भी संभव है क्या? पॉसिबल नहीं है भाई साहब। एक सिंपल सा 1 RK में भी अगर आप रहेंगे तो उसका भाड़ा कितना आता होगा? 8,500 रुपये चल रहा है कामोडे में। तो भाई भाड़ा ही इतना हो गया, सिर्फ रहने का इतना हो गया, तुम 1000 रुपये में क्या क्या करोगे? ठीक है, सो मेरे हिसाब से तो ये अप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है, जो प्राइसेस हैं अभी बहुत स्काई रॉकेटिंग है। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सो 1000 रुपये में रहना खाना पीना और सब कुछ, एवरीथिंग, इलेक्ट्रिसिटी बिल प्लस जो भी आपके एक्सपेंसेस है सब कुछ। ठीक है, सो ये अप्रोप्रिएट तो नहीं है, दिस इज डेफिनेटली नॉट अप्रोप्रिएट। डिस्क्राइब हाउ द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड इन इंडिया। दैट इज हाउ पॉवर्टी लाइन इज बेसिकली एस्टिमेटेड इन इंडिया। ठीक है, टुडे इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी आर इलिटरेसी लेवल। इलिटरेसी लेवल जितनी ज़्यादा पॉवर्टी उतनी ज़्यादा। ठीक है, ओके, इंडियन लिटरेसी रेट वाज अबाउट 74% इन 2011। ओके, इंडियन लिटरेसी रेट वाज अबाउट 74% इन 2011। और लिटरेसी रेट क्या होता है? व्हाट इज लिटरेसी? हु इज कंसिडर्ड लिटरेट? 7 years of age, learn to read, write and understand one English, one language, sorry। ठीक है, ओके, 74%। अभी लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन। अभी भाई साहब आपका मैल न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है? व्हाट इज मैल न्यूट्रिशन? वेट लॉस, बेसिक? नहीं नहीं नहीं, मैल न्यूट्रिशन इज नॉट न्यूट्रिशन। हाँ, जिसको ठीक से खाना ना मिले। ठीक है, और बैलेंस डाइट की बात कर रहे हैं। आपने 4 वड़ा पाव ठूस लिया तो वो बैलेंस डाइट नहीं है। ठीक है, आप रेगुलर जो खाना खाते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो मैल न्यूट्रिशन की समस्या कहाँ पे आती है? जहाँ पे आपको जो आप आहार ले रहे हैं उसमें प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट्स कंटेंट्स नहीं है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मैल न्यूट्रिशन, दैट इज कॉल्ड मैल न्यूट्रिशन। अबाउट 2.3 करोड़ चिल्ड्रन इन इंडिया up to 6 years of age are suffering from malnourishment and are underweight। इनका भाई साहब वेट अंडरवेट है। ठीक है, they are suffering from 2.3 करोड़ चिल्ड्रन इन इंडिया। ठीक है, बहुत ही बड़ा एक, और ये क्या होगा, what will happen here? इनमें बहुत सारी डिजीजेस होंगी, इनके अंदर डिजीजेस के लिए जो रेजिस्टेंस की शक्ति है वो नहीं रहेगी और एक वीक नेशन प्रोड्यूस होगा।
सो मैल न्यूट्रिशन इज वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट वी नीड टू कंट्रोल, क्योंकि अगर चिल्ड्रन में ही मैल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है तो अडल्ट एज में ये कैरी फॉरवर्ड होगा, दिस इज गोइंग टू गेट कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। ओके, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, तो जो हेल्थ केयर है उसमें एक्सेस नहीं है, प्रॉपर एक्सेस नहीं है, ठीक है। फैमिली में जो हेल्थ केयर मतलब हॉस्पिटल्स, मेडिकेशन, आपका वैक्सीनेशन, इन सब चीज़ों पे भाई साहब नहीं है। इन इंडिया देयर इज ओनली वन डॉक्टर पर 1700 पीपल, 1700 लोगों के लिए एक डॉक्टर है। और ये जो आंकड़े हैं ये आपको पूरे इंडिया में मिल रहे हैं, मतलब अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो ये रेशियो और कम होगा, अर्बन एरियाज में ये रेशियो हाइयर है। लेट्स से यू विल हैव 100 डॉक्टर्स पर 1700 पीपल इन अर्बन एरियाज, बट इफ यू गो इनटू विलेज एरियाज, ये तो एवरेज है, तो विलेज एरियाज में तो इससे भी लेस होगा, ठीक है। इसीलिए जब आप MBBS करते हैं, जब आप एक्चुअली डॉक्टरी पढ़ रहे हैं ना, तो आपके लिए 1 साल का इंटर्नशिप होता है जो आपको करना ही पड़ेगा। आपको किसी गांव में जाकर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको किसी गांव में जाकर किसी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में रहना पड़ेगा, दैट इज अ मैंडेट, क्योंकि डॉक्टर्स जाते ही नहीं है गांव में, है ना भाई। सबके सब भाई साहब पैसे कमाने के चक्कर में या तो इंडिया में अर्बन एरियाज में रहेंगे या तो बाहर चले जाएंगे, दे विल ट्राई टू गेट मोर एंड मोर मनी, बट इन दैट कोर्स ऑफ टाइम, ठीक है, वो मतलब आपको मेडिकल जो MBBS की डिग्री है वही नहीं मिलेगी जब तक ये इंटर्नशिप आप पूरा नहीं करेंगे। सो दैट इज अ मैंडेटरी थिंग दैट गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड, ठीक है, और ये अच्छा भी है, ठीक है। तो डॉक्टर्स का रेशियो अभी गवर्नमेंट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें सोच रही है, इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, देखो 2 आपके कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशंस होते हैं, अभी तो आप नहीं सोच रहे होंगे इसके बारे में, लेकिन आफ्टर 10th यू हैव टू सीरियसली थिंक अबाउट इट। जो हमारे मेन स्ट्रीम्स होते हैं, जो लोग साइंस लेते हैं उनके लिए होता है नीट और IIT। IIT बेसिकली होता है आपका इंजीनियरिंग, ठीक है। इंजीनियरिंग का फील्ड थोड़ा सा सैचुरेटेड है, IIT बहुत टफ होता है, इट्स वन ऑफ द टफेस्ट ऑफ ऑल एग्जामिनेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, सबसे टफ है, ठीक है, क्योंकि हमारे देश में इंजीनियर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए आपका देखो अरे गहरे नत्थु कह रहे किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको प्लेसमेंट अच्छी मिलेगी कि नहीं इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन IIT डेफिनेटली आपका अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, दिस इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूट। और अभी मेरे टाइम पे तो भाई साहब सिर्फ 5 IITs होती थी और उसमें कुछ भाई साहब गिन चुन के 300 सीट्स होती थी, आज की तारीख में 23 IITs हैं और इसमें भाई साहब टोटल सीट्स अप्रॉक्सीमेटली 5200 हैं। Total IITs जो all over India है approximately 23 and that's the amount of seats that are available। बहुत टफ कंपटीशन होता है, इस 5200 का सिलेक्शन होता है भाई साहब, कुछ 10-12 लाख लोग देते हैं हर साल एग्जाम, ठीक है। एवरी ईयर ऑलमोस्ट 10 to 12 लाख पीपल अपीयर फॉर दिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, IIT स्पेशली, और उसमें से 5200 का सिलेक्शन होता है, बहुत ही टफ है, ठीक है। ये एक हो गया आपका इंजीनियरिंग रिलेटेड फील्ड है, ठीक है, और ये हो गया नीट जो मेडिकल रिलेटेड फील्ड है। एज कंपेयर टू IIT नीट इज़ अ लिटिल ईजियर, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा डॉक्टर्स प्रोड्यूस हो। गवर्नमेंट का एक योजना है जिसको हम आयुष्मान भारत योजना बोलते हैं, और इस योजना के तहत गवर्नमेंट मेडिकल या हेल्थ केयर को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे शॉप्स आपको दिखेंगे, जेनेरिक मेडिसिन शॉप्स, जेनेरिक लिखा रहेगा। जेनेरिक मतलब क्या है, जैसे समझो मैं ये समझ लो कोई दवाई है, ठीक है, ये एक कंपनी की दवाई है, मैं ये सब दिखा नहीं सकता, समझ लो ये कंपनी है, रेपुटेड कंपनी है, इस एक दवाई का लेट्स से 200 रुपये है, ठीक है। तो अभी शायद कोई बहुत ही गरीब इंसान इसको अफोर्ड ना कर सके, सिंपल सर्दी खांसी की दवाई है, ठीक है, 200 रुपये की दवाई है, लेकिन इसी इंग्रेडिएंट्स का कोई सस्ता मैन्युफैक्चरर भी रहेगा, इसी इंग्रेडिएंट्स का, सेम इंग्रेडिएंट्स का सस्ता मैन्युफैक्चरर भी रहेगा, उसको हम जेनेरिक मेडिसिन बोलते हैं। उसमें आपको भाई साहब 80 या 70-80 रुपये में मिल जाएगा वो। तो इस तरह से गवर्नमेंट जेनेरिक मेडिसिन अवेल कराकर कम से कम हेल्थ केयर को गरीबों तक पहुंचा रही है, दैट इज़ वन थिंग, ठीक है। दूसरा क्या है भाई साहब, दूसरा है कि हम ज़्यादा डॉक्टर्स प्रोड्यूस करें। अभी ये रेशियो देखो, एक डॉक्टर 1700 लोगों के लिए, 1700 लोगों में एक डॉक्टर, समझ में आ रही है। और ये इक्वेशन गाँव खेड़े में और भी बिगड़ा हुआ है, और भी बिगड़ा हुआ है, ये तो पूरे एवरेज ऑफ इंडिया है, जिसमें भाई साहब मेन तो आपके अर्बन एरियाज में आप देख लो भाई साहब, कामोटे जैसे एरिया में कितने डॉक्टर्स मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे डॉक्टर्स मिलेंगे, ठीक है, 1700। तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो इतना बिगड़ा हुआ रेशियो नहीं है, या कोई शहरी इलाके में इतना बिगड़ा हुआ रेशियो नहीं है, कितने सारे हॉस्पिटल्स हैं, कितने सारे डॉक्टर्स हैं, लेकिन अब ग्रामीण एरिया में जाएंगे तो ये रेशियो बहुत ही बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने एक और तरीका निकाला है, जब आप MBBS करते हैं, ठीक है, जब आप MBBS करते हैं प्रॉपर, तो आपको भाई साहब 1 साल गाँव में रहना पड़ेगा, मैंडेटरी है वो।
ठीक है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट जैसे आपको सबमिट करना ही पड़ता है, झोल झाल से करें या कुछ भी करें, तो आपको भाई साहब 1 साल आपको सर्विस गांव में देनी पड़ेगी। गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ योर स्टे देयर एंड योर फूड, उस टाइम पे जो भी आपका खर्चा है वो गवर्नमेंट टेक केयर करेगी, लेकिन आपको 1 साल मैंडेटरीली रहना पड़ेगा, तभी जाकर आपको MBBS की डिग्री मिलेगी। ये दूसरा तरीका हो गया, ठीक है। और क्या तरीके हैं भाई साहब? अभी गवर्नमेंट देख रही है कि मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं, और एक मेडिकल कॉलेज को स्टैब्लिश करने में गवर्नमेंट का नहीं करके 100 करोड़ रुपए का खर्चा है मिनिमम। मतलब सारी चीज़ें स्टैब्लिश करने में भाई साहब, वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर स्टैब्लिश करने पड़ेंगे आपके, हाँ क्या क्या मशीन्स, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को आपको रखना पड़ेगा वहाँ पे, तो ये एक बहुत बड़ा खर्चा है, ठीक है। और इसमें टाइम भी काफ़ी लगेगा, एक मेडिकल कॉलेज को पूरा फंक्शनल होने के लिए नहीं करके कम से कम 5-10 साल लग जाएंगे। उतने में भाई साहब हम कैसे इस रेशियो को इम्प्रूव करें? तो गवर्नमेंट कर क्या रहा है, गवर्नमेंट जितने भी आपके हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ क्या कर रही है भाई साहब, टाई अप कर रही है, ठीक है। मेडिकल कॉलेज वहाँ पे ही साथ में बना दे रहे हैं। इससे क्या होगा, जो डॉक्टर्स वहाँ पे हैं वही टीचिंग भी कर लेंगे, और वहाँ पे तो आपका ऑलरेडी सेटअप है ही, तो जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है जो स्टूडेंट्स को, वो उन चीज़ों को देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो इसीलिए आप देखोगे जैसे आपका पहले ये देखो एरला मेडिकल इंस्टीट्यूट था, पहले एरला मेडिकल कॉलेज बन गया है। अभी आपका देखो ये MGM पहले सिर्फ हॉस्पिटल था, लेकिन आज की तारीख में ये कॉलेज बन गया। आप बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को देखोगे, साथ ही साथ में कॉलेज भी बन रहे हैं, जैसे भारतीय विद्यापीठ जो नया नया खारघर में अभी आया हुआ है, वो भी एक मेडिकल कॉलेज बन गया है, ठीक है। सो गवर्नमेंट इज अप्रूविंग, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का खर्चा भी बचेगा और टाइम भी बचेगा, ठीक है। सो दिस इज अदर वे ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर डॉक्टर्स। सो बाय एंड लार्ज गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू बेसिकली सॉलिडिफाई द हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। तो हेल्थ केयर हमारा बहुत बिगड़ा हुआ है, ये बहुत ही पैथेटिक रेशियो है, दिस इज वेरी बैड रेशियो। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया वाज 3.6% विच इज वेरी लो, ठीक है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, हमारा प्रॉब्लम क्या है, लो इनकम है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट दैट ड्रास्टिक इन इंडिया। इनफैक्ट आपने देखा कि जो वर्ल्ड का एवरेज था वो अप्रॉक्सीमेटली 5.9% है, जबकि इंडिया का 3.6 है, मतलब काफी नीचे है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट का नहीं है, हमारा प्रॉब्लम लो इनकम का है, ठीक है। लो इनकम ग्रुप्स आर देयर। सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया वाज 3.6% एज ऑन जून। Lack of access to safe drinking water. Safe drinking water. 97 million people in India were without improved drinking water facilities. भाई साहब नदी नाले से पानी ला रहे हैं और अपना काम चला रहे हैं, इम्प्रूव ड्रिंकिंग फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है। सैनिटेशन भाई साहब बिगड़ा हुआ है। 814 मिलियन पीपल इन इंडिया आर विदाउट इम्प्रूव सैनिटेशन फैसिलिटीज। सैनिटेशन मतलब शौच करने की प्रॉपर जगह नहीं है, ठीक है। सैनिटेशन बहुत ही बिगड़ा हुआ और ये बीमारी की जड़ है। गंदे पानी का इकट्ठा होना, ठीक है, इधर उधर शौच करना, ये बीमारी की जड़ है। तो सैनिटेशन फैसिलिटीज आर प्रीटी वर्सेंड, बहुत बेकार सिचुएशन है। देयर आर द सोशल इंडिकेटर्स ऑफ, दीज आर सोशल इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी, वेरी लो लिटरेसी रेट्स, ठीक है, डैमेज हेल्थ केयर, ठीक है, देन वी हैव बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट, देन प्रॉपर अगर आपका वाटर फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है, सैनिटेशन नहीं है, इम्प्रॉपर सैनिटेशन, ठीक है, बच्चों का हेल्थ केयर है ही नहीं भाई साहब, कोई मतलब बहुत पुअर है, ठीक है। दैट इज, दीज आर वेरी पुअर इंडिकेटर्स। विच आर द सोशल इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी? अ टिपिकल केस ऑफ पॉवर्टी इन एन अर्बन एरिया. पॉवर्टी एग्जिस्ट इन अर्बन एरियाज, द स्टोरी ऑफ द लाइफ ऑफ अ पुअर फैमिली इन अ सिटी। तो अगर आप सिटी में देखोगे, 33-year-old राम सरन वर्क्स एज अ डेली वेज लेबरर इन अ व्हीट फ्लावर मिल नियर रांची इन झारखंड। तो रांची बेसिकली एक शहरी इलाका है, तो अर्बन एरिया बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो रांची इज द कैपिटल ऑफ झारखंड, एक शहरी एरिया है, मजदूर का काम करते हैं ये, ठीक है, ओके। ही मैनेजेस टू अर्न अराउंड 1500 अ मंथ, 1500 रुपए ये अर्न कर रहा है व्हेन ही फाइंड्स एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। व्हेन ही फाइंड्स एम्प्लॉयमेंट मतलब इसका कोई परमानेंट जॉब नहीं है, लेकिन मेहनत मजदूरी का काम करके ये हर महीना 1500 रुपए कमा लेता है। तो इजी ABL क्लास के हैं या BPL क्लास के हैं? ABL, क्योंकि आपने बोला है कि भाई साहब 1000 रुपए जो कमा रहा है वो ABL क्लास में आ जाएगा, तो ई इज अबव पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो ये इंडिकेटर्स हमारे बेकार हैं, विच इज नॉट ऑफन, ठीक है, ओके। द मनी इज नॉट एनफ टू सस्टेन हिज फैमिली ऑफ 6 दैट इंक्लूड्स हिज वाइफ एंड 4 चिल्ड्रन एज बिटवीन 12 to 6 months, ठीक है। तो 12 साल से 6 महीने तक आपके भाई साहब बच्चे हैं, इससे नहीं हो रहा है। ही हैज टू सेंड मनी होम टू हिज ओल्ड पेरेंट्स एज वेल, इनको भाई साहब पैसा भेजना पड़ता है अपने घर वालों को, ठीक है। तो ही हैज टू सेंड, काफ़ी तेरे को नींद आ रही है, बहुत जोर से नींद आ रही है, ठीक है। हु लिव
who live in a village near Ramgarh. ठीक है, so ये सारी तमाम चीजें. his father a landless laborer depends on Ram Saran and his brother who lives in Hazaribagh for sustenance. तो अभी लैंडलेस लेबरर हैं और बहुत मतलब इनका एज भी हो चुका है, गरीब भी हैं. सो ही हैज टू डिपेंड अपॉन द मनी विच इज बीइंग सेंड बाय राम सरन. ठीक है, तो ये लाइवलीहुड पे डिपेंड कर रहे हैं भाई साहब. राम सरन लिव्स इन वन रूम रेंटेड हाउस इन अ क्राउडेड बस्ती इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी. हमारे बॉम्बे में भी बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे बस्ती हैं. इनफैक्ट छोटे मोटे नहीं, धारवी इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्लम्स इन द एंटायर एशिया. नॉट ओनली इन इंडिया, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट स्लम्स इन एशिया. एशिया में सबसे बड़ा स्लम है वो. ठीक है, सो ये जुगड़ झोपड़पट्टी जो होते हैं, ठीक है, यहाँ पे भाई साहब वो लोग रहते हैं जिनके पास बिल्डिंग्स में फ्लैट अफोर्ड करने के या तो रेंट के पैसे नहीं है या तो फ्लैट खरीदने के भी पैसे नहीं है. ठीक है, सो समहाउ दे मैनेज देयर लाइव्स. ओके, इट इज अ टेम्परेरी शैक बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड क्ले टाइल्स. इससे बना हुआ है भाई साहब, टेम्परेरी शैक है, अर्बन पॉवर्टी है. दिस इज his wife Shanta Devi works as a part-time maid in a few houses and manages to earn another 800. तो इनकी इनकम है भाई साहब 1500, वाइफ की इनकम है 800. इससे घर को गुजर बसर करना पड़ता है. तो वेल अबव पॉवर्टी लाइन है, लेकिन क्या ये सफिशिएंट है एनफ? नो, इट इज नॉट. राइट, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? पर पर्सन. अगर हम पॉवर्टी लाइन से भी जाएं तो पर पर्सन अर्बन एरिया में 1000 है. तो इनके कितने लोग हैं? 6. पूरे फैमिली में 6 जन है, तो 6000 का इनकम होना चाहिए. सो नाउ इज ही बिलो पॉवर्टी लाइन? यस ही इज. ठीक है, प्लस ये इनकम से घर वाले को भी सपोर्ट करते हैं, जो इनके बूढ़े माता पिता हैं उनका भी सपोर्ट होता है. ठीक है, सो काफ़ी स्ट्रेन है. ठीक है, दे मैनेज अ मेगर मील ऑफ दाल एंड राइस ट्वाइस अ डे. मेगर मील मतलब एकदम मिनिमम मील दाल राइस का. बट देर इज नेवर एनफ फॉर ऑल ऑफ देम. बट दैट इज नॉट एनफ फॉर ऑल ऑफ देम. ठीक है, his elder son works as a helper in a tea shop to supplement the family income and earns another 300. अभी भाई साहब उसके खेलने कूदने और पढ़ने लिखने के दिन है, लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते, घर पे खाना ही नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो उसका एजुकेशन कैसे अफोर्ड करेंगे? ठीक है, सो ही अगेन अर्न्स सम 300 मोर. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं. while his 10-year-old daughter takes care of the younger siblings. ठीक है, she manages the house. ठीक है, none of the children go to school. Obviously they do not have any opportunity of going to school. ठीक है, just one moment people. So they have, none of the children are able to go to school, obviously for obvious reasons. मारा मारी भाई साहब घर में ही. They have only 2 pairs of hand me down clothes each. ठीक है, hand me down clothes is मतलब जो आप नॉर्मल दिनों में पहनते हैं. ठीक है, तो पहनने को पूरा पूरा कपड़ा भी नहीं है. ठीक है, न्यू वंस आर बॉट ओनली व्हेन द ओल्ड क्लोथ्स बिकम अनवियरेबल. एकदम भी वैसा फटे पुराने हो गए हैं तभी जाकर नए कपड़े खरीदे जाते हैं. तो बेसिक एमिनिटीज ही इनको नहीं है. शूज आर अ लग्जरी. भाई साहब अगर जूता आ गया घर में तो वो लग्जरी है. ठीक है, इनके लिए लग्जरी है. ठीक है, तो शूज आर अ लग्जरी फॉर देम. सो व्हाट विल हैपन? द यंगर किड्स आर अंडर नरिश्ड. अंडर नरिशमेंट है, मैल न्यूट्रिशन है, तो क्या होगा? ऑब्वियसली बार बार बीमार पड़ेंगे. एक तो भाई साहब जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है, वहाँ पे पानी की फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं है, और प्लस इनके घर में खाना भी प्रॉपर अंडर नरिश्ड खाना है. तो मैल न्यूट्रिशन की वजह से बार बार बीमारी पड़ने की टेंडेंसी होगी. दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर व्हेन दे फॉल इल. तो भाई साहब कोई एक्सेस ही नहीं है हेल्थ केयर को. अ टिपिकल केस ऑफ पॉवर्टी, अर्बन केस. हाउ डज चाइल्ड लेबर एड अप टू द सिचुएशन ऑफ पॉवर्टी? चाइल्ड लेबर क्यों होता है? पॉवर्टी कैन बी एनालाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोशल एक्सक्लूजन. ठीक है, सोशल एक्सक्लूजन मतलब क्या है? देखो, वन जैसे अगर इनके जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे, तो अकॉर्डिंग टू देयर एज दे शुड बी स्पेंडिंग देयर टाइम इन स्टडीज एज वेल एज प्लेइंग, बट दे आर नॉट एबल टू. सो इनका सोशल एक्सक्लूजन हो गया. इनकी सोसाइटी, बच्चों की सोसाइटी क्या है? स्कूल एंड प्लेइंग विद फ्रेंड्स. ये सोसाइटी है बच्चों की जिसमें इनको एंट्री नहीं मिल रही है. राइट, तो ये हो गया सोशल एक्सक्लूजन. दिस इज कॉल्ड सोशल एक्सक्लूजन. ठीक है, पॉवर्टी का ये एक इंडिकेटर है. जब आप नॉर्मल सोसाइटी में नॉर्मल तौर तरीकों से नहीं रह पाते हैं तो दैट इज कॉल्ड सोशल एक्सक्लूजन, एंड दिस इज एन इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी. दिस इज एन इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी. वल्नरेबिलिटी. ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू श्रीराम स्टोरी भाई साहब. ठीक है, सोशल एक्सक्लूजन क्या है? दिस इज राम सरन्स फैमिली. अकॉर्डिंग टू द सोशल एक्सक्लूजन कॉन्सेप्ट, poverty must be seen in terms of the poor having to live only in a poor surrounding with other poor people. तो poverty मतलब क्या है? गरीब इंसान दूसरे गरीब इंसानों के साथ रह रहा है.
उसके सराउंडिंग में एकदम गरीब इंसान ही रहेंगे, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड सोशल एक्सक्लूजन, ठीक है। Let us understand this concept through Ram Charan's example. Ram Charan lives in a one room rented house. इसका भी उसको रेंट भरना पड़ता है, ठीक है। In a crowded बस्ती on the outskirts of the city, थोड़ा बहुत सिटी के बाहर एक क्राउडेड बस्ती में ही रहता है। It is a temporary shack, कोई परमानेंट घर नहीं है, टेम्पररी शैक है, built of bricks and clay tiles. थोड़ी बहुत बरसात बहुत जीना हराम कर देगी यहाँ पे, ठीक है। वैसे घर में पानी घुस आएगा, पता नहीं छपड़ा वपड़ा उड़ गया, ठीक है, थोड़े बहुत आंधी तूफान आया तो इट कैन बी अ डिजास्टर, ठीक है। Any natural calamity could be a huge disaster in these areas. This means that Ram Charan and his family lived in social exclusion. Ram Charan was unable to fulfill the basic needs for his family. Ram Charan's poverty is due to social exclusion. Social exclusion has led to Ram Charan's poverty. Okay? Social exclusion can be both cause as well as consequence of poverty. Vulnerability is the greater probability of becoming, okay, or remaining poor in the coming years. अभी सोशल एक्सक्लूजन मतलब समझ में आया, मेन सोसाइटी से आप जुड़ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, ना ही एजुकेशन वाइज जुड़ पा रहे हैं, ना ही इनकम वाइज जुड़ पा रहे हैं, ना ही लाइफस्टाइल वाइज जुड़ पा रहे हैं। जिनके पास भाई साहब एक ही कपड़ा है 2 साल तक चला रहे हैं और जब तक भाई साहब वो फट ना जाए तब तक उसको फेंक नहीं पाते हैं। जिनके पास भाई साहब पहनने को जूता नहीं है, जूता उनके लिए लग्जरी है, ठीक है, सिर्फ दाल राइस दोनों टाइम खाना मिल रहा है। तो यहाँ पे मतलब, और अगर बीमार पड़े तो ऐसा नहीं कि दूसरे की तरह इलाज कर पा पाएँ, ठीक है, बीमार पड़े तो कैसे भी घरेलू इलाज से काम चल रहा है। सो दे डू नॉट हैव प्रॉपर एक्सेस टू एजुकेशन, प्रॉपर एक्सेस टू हेल्थ केयर, प्रॉपर एक्सेस टू नॉर्मल लाइफस्टाइल, ये सब चीज़ों का है ही नहीं उन पे, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं सोशल एक्सक्लूजन। नाउ वल्नरेबिलिटी क्या होती है? वल्नरेबिलिटी मतलब ये जो दुर्दशा है, ठीक है, यही दुर्दशा आगे चल के भी कंटिन्यू होने वाली है। आज हो सकता है मैं बहुत गरीब हूँ या मेरा परिस्थिति खराब है, लेकिन 2-3 महीने बाद ये ठीक होने वाली है, तो इसको हम वल्नरेबिलिटी नहीं बोलेंगे। लेकिन ये जो दुर्दशा है इनकी, ये इमीडिएटली ठीक नहीं होने वाली और ये चलती रहेगी, ठीक है। क्यों चलती रहेगी? क्योंकि बीमार बच्चे, स्वस्थ बच्चे नहीं होंगे और आगे चल के फैमिली का खर्चा बढ़ता ही रहेगा, ठीक है। इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। सो वल्नरेबिलिटी इज द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ बिकमिंग और रिमेनिंग पुअर in the coming years. So in the coming years they are going to remain as poor as they are now, ठीक है, as they are now, clear है। Ram Charan, the poor daily wage laborer, is vulnerable to remaining poor in the coming years. He is going to remain poor in the coming years. ये भाई साहब इसका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, he is going to remain poor. He has no options for alternative living in terms of a highly paid job. कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास, ठीक है, highly paid job. His family, as we know, lacks basic facilities like food, education, clothing. Basic facilities, बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहा है, बच्चों को प्रॉपर टाइम पे कपड़े नहीं दे पा रहा है, और फूड मतलब वही दाल राइस खाते रहो, ठीक है। Since his family lived in the outskirts of the town, his family is vulnerable to greater risks at the time of natural disasters. थोड़ा बहुत भी भाई साहब बरसात हो गया, पानी घर में घुस आएगा, थोड़ा बहुत आंधी तूफान आ गया, भाई साहब छपड़ा ही उड़ जाएगा, ठीक है। सो जितने भी आपके नेचुरल कैलामिटीज़ होते हैं, इनका सबसे बड़ा भुगतान इस तरीके की फैमिलीज करते हैं, ठीक है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्क एंड when the nature is actually ruthless, they have no social and economic ability to handle these risks. ना ही इनके पास सोसाइटियल एबिलिटीज़ हैं और ना ही इनके पास भाई साहब इकोनॉमिक एबिलिटी है इन रिस्क को हैंडल करने की, ठीक है। दे डू नॉट हैव दीज थिंग्स। Many such poor handicapped persons or widows are vulnerable to poverty, ठीक है। तो ये सारे भाई साहब पॉवर्टी में ही जीते हैं। वल्नरेबिलिटी मतलब आगे चल के कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला, ये सदियों तक चलता ही रहेगा। ईयर आफ्टर ईयर द सिचुएशन इज गोइंग टू रिमेन द सेम, इनफैक्ट इट्स गोइंग टू गेट वर्सेंड, ठीक है, और बद से बदतर हो जाएगी। सो व्हाट इज द सोशल एक्सक्लूजन? गिव यू एन एग्जांपल ऑफ इट, ठीक है। देयर इज सब्सटैंशियल डिक्लाइन इन पॉवर्टी रेशियोज इन इंडिया फ्रॉम अबाउट 45% था, देखो 1993-94 में, अभी भाई साहब 21 पे आ गया है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है? रूरल एंड अर्बन कंबाइंड, तो पॉवर्टी रेशियोज डिक्लाइन हुई हैं, लेकिन जितनी डिक्लाइन होनी चाहिए अभी भी कंपैरेटिवली ये हाई रेशियो है। इसका मतलब क्या है? 135 करोड़ में मोर देन 21% आर स्टिल बिलो पॉवर्टी लाइन, 135 करोड़ में, ठीक है, मोर देन 20। और पॉवर्टी लाइन क्या है? अगर 1000 रुपये से कम आप अर्न करें, जो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अपने आप को ठीक से रखने के लिए एक बड़े शहर में पर पर्सन कम से कम 10,000 रुपये लगेगा। मैं यहाँ पे एजुकेशन का खर्चा नहीं पकड़ रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपके सिंपल जो चीज़ें उनको ही अगर हम पकड़ के चले तो कम से कम 10,000 का खर्चा तो पर पर्सन बनता है। और वहाँ पे अगर आप
₹1000 मान रहे हो और उसमें भी 21% पे ही हो, तो इसका मतलब बहुत बड़ी पॉवर्टी है। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, सो येस इट हैज रिड्यूस्ड, बट द वे इन विच वी आर एक्चुअली डिटर्मिंग द पॉवर्टी इज अ वेरी वीक लिंक। ठीक है, वो अपने आप में एक वीक लिंक है। ओके, सो 44.3 से भाई साहब 37.2 डिक्रीज हुआ, एंड देन इट हैज फाइनली डिक्रीज टू 21.9। सो व्हाट इज हैपनिंग इज देयर इज अ सब्सटेंशियल डिक्लाइन। ठीक है, तो 37%, द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन फर्दर केम डाउन to about 21.9% in 2011-12. The number of poor declined from 407 million in this to 269. ठीक है, almost half, with an average annual decline of 2.2 points. ठीक है, 2.2% का average decline है, 2% हर year decline हो रहा है poverty में। ठीक है, the proportion of people below poverty line is also not same for all social groups and economic categories in India. Average Indian poverty issue, अगर आप देखोगे भाई साहब अलग अलग social categories में, the following graph shows the percentage of poor people in all those groups. तो average Indian poverty ratio, ये average Indian poverty ratio, यहाँ पे हमने किसी भी और चीज़ को consider नहीं किया है, किसी के भी religion को, caste को consider नहीं किया है। We have just considered कि average Indian का poverty ratio क्या है, 21.9%. Okay. Now let's look at scheduled tribes. Scheduled tribes में ये poverty ratio 45.3% है। ठीक है, अर्बन कैजुअल लेबरर्स जो होते हैं, जो कैजुअल लेबरर का काम करते हैं, मेहनत मजदूरी का काम करते हैं शहरी इलाकों में, उनमें पॉवर्टी कितना है भाई साहब, 32.9% है। ठीक है, रूरल एग्रीकल्चर लेबरर्स, दिस इज टू अ ट्यून ऑफ 39.8%। देन वी हैव शेड्यूल्ड कास्ट, तो उसमें भाई साहब 31.5%। तो अगर हम देखेंगे वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी आर बेसिकली अ मेजर चंक of this 21.9%. ये सारे weaker sections of the society हैं and they are forming a major chunk of this 21.9%. ठीक है, so that is how things are. In poor families all suffer but some suffer more than others. ठीक है, elderly people, women and female infants are systematically denied equal access to resources available to the family. भाई साहब जो young हैं उनको ही हम proper nutrition और health care नहीं provide कर पा रहे हैं, तो एल्डर्स को कहाँ से प्रोवाइड करेंगे? फिर हम सोचेंगे कि भाई साहब अभी आपका टाइम हो गया है तो अब संभाल लो अपने आप को, ऐसा ही है, वैसे मजबूरी है। ठीक है, एल्डरली पहले इफेक्ट होंगे, वुमेन एंड फीमेल इन्फेंट्स, वुमेन और फीमेल इन्फेंट्स को भी इग्नोर किया जाता है क्योंकि जनरली हमारा ट्रेडिशनल माइंडसेट यही है कि मेन आर द वेज अर्नर्स, मेन आर द इनकम अर्नर्स फॉर अ फैमिली। ठीक है, सो दैट इज द रीजन दे आर इग्नोर्ड एंड नॉट catered to. Therefore women children, especially the girl child and old people are poorest of the poor. They are the poorest of the poor. ठीक है, identify the social and economic groups which are most vulnerable to poverty in India. Poverty in India also has another aspect or dimension. The proportion of poor people is not the same in every state. तो state wise poverty हम अगर देखें, poverty is a serious problem in उड़ीसा। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपका poverty, ये सब जगहों पे अगर आप देखोगे उड़ीसा में सबसे ज़्यादा poverty है। ठीक है, एंड आई रिमेंबर मेरे जीवन में ये घटना घटी थी आज से कुछ 20 साल पहले। आई वॉज इन उड़ीसा फॉर सर्टेन वर्क। तो अभी मेरा जो ऑफिस का बस था उसका ब्रेक डाउन हो गया था। ठीक है, तो अभी हमारे पास मैं किसी प्रोजेक्ट में था वहाँ पे, तो मेरे को एक जगह से जाना था दूसरे जगह, ऑफिस का गाड़ी ब्रेक डाउन हो गया, तो ऑफिस वालों ने बोला प्लीज़ आप थोड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लीजिए। सो आई यूज़ अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल, मतलब जो बस होती है इनकी स्टेट बस, और वो उस पर जा रहा था मैं, थोड़ा टाइम इसमें ज़्यादा लग रहा था। खैर, तो मैं गांव से गुजर रहा था और इधर ये बस भी ख़राब हो गई। ठीक है, ये बस भी ख़राब हो गई, तो अपने पास कोई ऑप्शन बचा नहीं, कुछ 3 किलोमीटर भाई साहब पैदल चलना था। ठीक है, 3 किलोमीटर पैदल चलना था और कोई ऑप्शन ही नहीं है उधर। ठीक है, एकदम बहुत ही मतलब पिछड़ा हुआ इलाका था। आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, अभी शायद बहुत सारे इंप्रूवमेंट हो चुके होंगे। तो आई वॉज वॉकिंग फॉर अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोमीटर और बाकी सब भी वैसे ही चल रहे थे। तो कुछ और लोग जो मेरे साथ थे उनके गांव आजू बाजू थे, तो सब चले गए, मैं अकेले ही बचा यहाँ पे। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, सामने एक गांव आया और मेरे को बहुत ज़ोर से भूख लगी थी भाई, सुबह से खाना पीना हुआ नहीं था। तो मैं एक होटल में गया, होटल मतलब ऐसा ढाबा टाइप का होता है, मैं वहाँ पे जाकर पूछा कि भाई, तो तभी कुछ शाम के 6 या 6:30 बज चुके थे, मतलब शाम होने वाली है। ठीक है, 6 या 6:30, तो मैंने बोला कि भाई कुछ भी क्या है, तो उन्होंने बोला नहीं कुछ नहीं मिलेगा। मैंने बोला कुछ नहीं मिलेगा, बोले तो होटल है भाई साहब, क्यों नहीं मिलेगा, अभी तो हमारे यहाँ तो, बोले नहीं हमारा नहीं मिलेगा आपको कुछ भी। क्यों, खाना क्यों नहीं मिलेगा? बोला नहीं हमारे गांव का ये नियम है
हमारे गांव के नियम के हिसाब से हम 6 बजे के बाद कुछ नहीं बनाते हैं, किसी घर में कोई खाना नहीं बनता है। मैंने बोला ये क्या अजीब नियम है भाई साहब, तो अब कुछ तो कर दो। तो मैंने वो जो वहाँ पे जो कुक था उसको बोला भाई ले ले कुछ बना दे भाई मेरे लिए क्या। तो मैंने उसको दिए कुछ पैसे, तो बोला देखो मैं बना तो दूंगा लेकिन कुछ हो गया तो तुम जानना। मैंने बोला क्या होगा भाई साहब, मैं कोई क्राइम करने थोड़ी बोल रहा हूँ तेरे को, किसी का मर्डर करने थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं खाना मांग रहा हूँ तुमसे। तो वही तुम करते हो, तुम्हारा होटल है तो तुम वही करते हो ना भाई। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ आपके लिए मैं खाना बना दूंगा लेकिन कुछ भी होगा तो आप ही भुगतना। मैंने बोला क्या होगा भाई साहब, मैं नहीं गांव का नियम है नहीं बनाने का। ठीक है भाई बना दे जो भी है। तो उसने कुछ मतलब ऐसे चावल उबाला, थोड़ा सा दाल और कुछ तो एक आलू की भाजी बनाई थी उसने। मैं खाना खाने बैठा, वो तो मतलब ऐसा बेंच था वैसे, और उस पर ऐसे खाना खाने बैठा, बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। उसने खाना परोसा और खाना परोसने के बाद सीधा भाग गया, मतलब ऐसे डाल के वो ऐसे भाग गया। मैंने क्या हो रहा है भाई साहब, ठीक है छोड़ो जान दो। तो ये ऐसा टेंट होता है ना, टेंट टाइप का था, मतलब ऐसे तंबू भरा हुआ था। मैं देखा ऐसे पता नहीं क्या सांप की तरह निकल रहा है इधर उधर से। तो एक्चुअली दीज वेयर चिल्ड्रन, ऑलमोस्ट 25 to 30 चिल्ड्रन हैड गैदर्ड देयर, भूखे नंगे एकदम से, ठीक है। और इन्होंने मुझे घेर लिया, ये खाने को ऐसे देख रहे थे कि मतलब क्या है ये। तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये पूरे गांव में ना फूड क्राइसिस है, खाना नहीं है लोगों के पास। मतलब ये पूरा गांव सिर्फ एक ही टाइम खाना खाता है, कुछ ही लोग भाई साहब 2 टाइम खाना अफोर्ड कर सकते हैं। और होटल्स में इसीलिए खाना बनाना बंद कर दिया क्योंकि यहाँ पे सब भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। वो भाई साहब वो बंदा ऐसा भागा और सब कुछ बंद कर दिया उसने, सब बंद करके एकदम बैठा हुआ है अंदर। मैंने बोला अभी ये क्या, तो अभी सब लोग इसे इसे मेरे थाली के ऊपर देख रहे, तो मैंने खाना खाना छोड़ दिया। आई वॉज नॉट एबल टू ईट फूड, बट आई रियलाइज कि आज की तारीख में आप जिस जगह पे रहते हो वहाँ पे सर पे छत या आपके फूड में मतलब आपके टेबल पे फूड आ जाता है, लेकिन ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे लोगों को पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिल। हालांकि 20 साल पहले की बात है, आई डोंट नो हाउ द सिचुएशन इज राइट नाउ, बट डेफिनेटली दिस वाज आल्सो अ शॉक फॉर मी कि ऐसा भी होता है, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज। बहुत पिछड़े इलाकों में अभी भी बहुत फूड क्राइसिस है। तो पॉवर्टी इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन उड़ीसा, ठीक है, इन उड़ीसा, देन वी हैव बिहार, ठीक है, देन वी हैव आसाम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, इन सब जगहों पे भाई साहब पॉवर्टी एक सीरियस प्रॉब्लम है, ठीक है। इन कंपैरिजन देयर इज सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी, काफ़ी सारा पॉवर्टी डिक्लाइन हुआ है कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हैज रिड्यूस पॉवर्टी ऑब्वियसली इन पंजाब, ठीक है, पंजाब एंड हरियाणा, दीज आर हाईली एग्रीकल्चर स्टेट्स। इनफैक्ट पंजाब इज वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट्स, पंजाब इज वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट्स इन इंडिया। केरला में भी काफ़ी सारा पॉवर्टी रिड्यूस है, ठीक है। केरला इज फोकस्ड मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, आप देखोगे आपके टीचर्स ज़्यादा करके केरला से होते हैं, ठीक है, केरलाइट्स होते हैं, दे आर बेसिकली केरलाइट्स बिकॉज वहाँ पे एजुकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सो दैट इज हाउ इज, हेल्थ केयर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। वेस्ट बंगाल, इन वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म मेजर्स हैव रिड्यूस्ड पॉवर्टी, काफ़ी सारा गरीबी यहाँ पे भी खत्म हुआ है, ठीक है, लैंड रिफॉर्म मेजर्स। रेफर टू ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम द मोर पावरफुल टू द लेस पावरफुल, तो लैंड रिफॉर्म कुछ मेजर्स हुए थे जिसमें ज़्यादा पावरफुल लोगों के हाथों से लैंड निकल कर लेस पावरफुल लोगों के हाथों में आया है, ठीक है। तो इससे वो काफ़ी कुछ अपने जीवन में कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश, इन स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स कुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्रूवमेंट। आपका एक सिस्टम है जिसको हम क्या बोलते हैं, पीडीएस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, पीडीएस। आपके घरों में राशन कार्ड रहेगा, राइट। राशन कार्ड होता क्या है, राशन कार्ड का कलर होता है, ठीक है, अलग अलग कलर के राशन कार्ड होते हैं। तो जो लोग भी बिलो पॉवर्टी लाइन के होते हैं, ठीक है, वो जाकर राशन की दुकान से बहुत सस्ते में राशन ले सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर शक्कर आपका 50 रुपये किलो है तो आपको राशन की दुकान में शायद 10 रुपये किलो में मिल जाएगा, लेकिन आपका बिलो पॉवर्टी लाइन होना ज़रूरी है, ठीक है। हर एक को ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। सो दीज आर नोन एज, दिस इज नोन एज पीडीएस और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। इन राशन की दुकानों में आपको बहुत सस्ते में वो खाने पीने की चीज़ जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये दैट इज़ बेसिकली एन इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट। आपके इनकम के ऊपर आपको एक राशन कार्ड इशू किया जाता है और उसी राशन कार्ड के मुताबिक आप अपना राशन मुहैया करा सकते हैं, ठीक है। यू कैन बेसिकली गेट योर सेल्फ राशन। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, ये राशन के शॉप्स होते हैं, जनरली यहाँ पे लाइन लगती है, भारी भरकम लाइन लग जाती है, ठीक है, ओके। काफ़ी सारा झोल भी होता है यहाँ पे, काफ़ी सारा झोल होता है, मतलब
बेकार राशन दिया जाता है कभी कभी, ठीक है, और कभी कभी ये दुकान ही बंद कर देते हैं, अरे नहीं है बोल के दुकान बंद कर देते, तो ये सब मतलब अंदर ही अंदर जो यहाँ पे फूड रहता है वो किसी और को बेच दिया जाता है, ऐसा होता रहता है, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ थिंग्स आर। पॉवर्टी रेशियो इन सिलेक्टेड स्टेट्स, अगर आप देखोगे, देखो बिहार, उड़ीसा, आसाम, ठीक है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दे आर वेरी हाई, दे आर वेरी हाई, ठीक है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे भाई साहब हिमाचल प्रदेश, केरला, पंजाब, दीज आर हैविंग द लोएस्ट ऑफ ऑल पॉवर्टी रेशियोज, ठीक है। पॉवर्टी रेशियोज इन जगहों पे बहुत हाई है एंड इन जगहों पे बहुत कम है, दे आर एब्सोल्युटली लेस, ठीक है। द 3 states where the poverty ratio is the highest is Bihar, Orissa and Assam, and these are the 3 states where the poverty ratio is the lowest, ठीक है। poverty ratio भाई साहब आपका lowest है। explain briefly interstate disparities of poverty in India, world bank's standard for poverty line। अभी हमने तो भाई साहब एक poverty line establish किया हुआ है, क्या अर्बन एरिया में है तो 1000 रुपये से ज़्यादा आपको इनकम करना है और 2100 कैलोरीज पर डे का आपका अनाज का कंजम्पशन होगा, ठीक है। और अगर आप रूरल एरिया में हैं तो 861 एंड अबव आपकी अर्निंग होनी चाहिए और 2400 कैलोरीज पर डे का आपका फूड कंजम्पशन होना चाहिए। तो ये हमने इंडिया में तय किया है, वर्ल्ड बैंक ने क्या तय किया है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से क्या है पॉवर्टी लाइन, मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ $1.25 पर पर्सन पर डे। एक इंसान का इनकम कितना होना चाहिए भाई साहब, मिनिमम 1.25 यूएस डॉलर्स पर डे। इसको 80 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, इसको 80 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा भाई साहब, 1.25 इंटू 8, 4 तक आ जाएगा, कितना आएगा 1.22 आ जाएगा ना, 5 8 48, 2 16, 16 + 4 28, 1 8 9 10, चलिए 10 आ गया। तो मतलब आपका 10 रुपये पर डे, मतलब महीने में 300 रुपये, और भी खतरनाक रेशियो है ये, ठीक है। इंडिया में तो इतना एप्लीकेबल ही नहीं होगा। मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ द इक्विवेलेंट ऑफ $1.25 पर पर्सन पर डे, ठीक है, ओके। दिस मीन्स दैट अ पर्सन अर्निंग लेस देन $1.25 डे इज अ पुअर पर्सन। सो according to the World Bank, poverty in developing countries has fallen from 43% in 1990 to 22% in 2008। तो 43% से भाई साहब 22% पे आ गया है, लेकिन पॉवर्टी का जो डेफिनेशन है वो बहुत ही वीक है। 300 रुपये में, 1000 रुपये में कुछ नहीं हो रहा भाई साहब, 300 रुपये में क्या होगा, ठीक है। सो दैट इज इन प्रॉपर कैलकुलेशन। मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ द इक्विवेलेंट ऑफ $1.25। पॉपुलेशन बिलो 1.25, नाइजीरिया में सबसे ज़्यादा है, 64% पॉवर्टी, ठीक है, 64% पॉवर्टी। नाइजीरिया बहुत खतरनाक कंट्री है। मेरे एक दोस्त की पोस्टिंग थी नाइजीरिया में, वो बोलता था कि भाई साहब मैं शाम को ऐसे घर पे, मतलब घर क्या होटल था, ऐसे बैठ कर टीवी देख रहा हूँ, 8-10 भाई साहब मुस्टंडे पहलवान आ जाएंगे, बोलेंगे चलो खाली करो, मतलब तुम जरा घर के बाहर निकलो। घर के बाहर निकालते तो भाई उन लोगों को तो बंदूक की भी ज़रूरत नहीं है, एकदम इतने मोटे मोटे काले काले से, ठीक है, और बोले तू घर के बाहर खड़ा रहे, वो घर के बाहर खड़ा है, वो टीवी लेके जा रहे हैं, ठीक है, जो कुछ भी सारा सामान लेकर जा रहे हैं। ऐसा उसके साथ 4-5 बार हो गया, ठीक है। बोलता है मैं थक गया, मैं वापस आ गया। भाई साहब ये कैसा कंट्री है, वो मतलब कुल्लम कुल्ला, और क्या करेगी पब्लिक, भाई पैसा ही नहीं है। 64% पॉवर्टी लाइन, मतलब सोच रहे हैं आप 64% कितना हाई है अमाउंट। 64% लोग भाई साहब वहाँ पे $1.25 से कम कमा रहे हैं, मतलब दिन में भाई साहब 80 रुपये की इनकम भी नहीं है, ठीक है। दैट्स अ वेरी मतलब 10 रुपये का भी इनकम नहीं है दिन में, ओके। पाकिस्तान 23%, बांग्लादेश 50%। आप देखोगे भाई साहब बहुत बड़ा क्राउड हमारे इंडिया में आता है बॉर्डर पार करते हुए, जितने भी आपके मेड सर्वेंट्स होते हैं, प्लम्बर वगैरह, आप देखोगे ज़्यादा करके वो बांग्लादेशी होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर बांग्लादेशी, बिकॉज दे डू नॉट हैव प्रॉपर न्यूट्रिशन आउट देयर। उनको बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आना पड़ता है, ठीक है। दे डू नॉट हैव प्रॉपर एडिक्वेट फीडिंग एंड ऑल ऑफ दिस देयर, सो दे हैव टू बेसिकली क्रॉस एंड कम हियर। 42%, हम इंडिया भी कुछ कम नहीं है, 42% हम भी भाई साहब हैं, ठीक है। चाइना में 16% है, श्रीलंका में 7% है। श्रीलंका इज़ मैनेज इटसेल्फ वेरी वेल फाइनेंशियली इसने बहुत अच्छे से अपने आप को मैनेज किया है, हालांकि हाल ही में थोड़ा टर्बुलेंस हो गया है वहाँ पे, अदरवाइज इट हैज़ मैनेज इटसेल्फ वेल। 19% भाई साहब। तो शेयर ऑफ पीपल लिविंग, ठीक है, $1.25 पर डे 1981 से लेकर भाई साहब देखो यहाँ पे
सब सहारा अफ्रीका, सब सहारा अफ्रीका भाई साहब देखो इस तरीके का है। ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक, ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक में भी ये काफ़ी ड्रॉप हुआ है। चाइना में देखिए ड्रॉप, सिग्निफिकेंट ड्रॉप हुआ ये, ठीक है। लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन आइलैंड्स, तो ये तो पहले से ही नीचे था, ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुआ है, ठीक है। सो शेयर ऑफ पीपल मतलब कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो पर कंट्री से कितने लोग हैं who are earning $1.25 or less a day, so maximum contribution of these countries are there। देखो सहारा अगर आप देखोगे, ठीक है, सब सहारन अफ्रीका, अभी यहाँ पे लोग रहेंगे भी कैसे, और जो रहेंगे उनके पास ना एग्रीकल्चर है ना कुछ है, सो ऑब्वियसली दे आर लिविंग इन वेदर एक्सट्रीम कंडीशंस, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, ठीक है। तो उसके वजह से तो वहाँ पे होगा ही। क्या क्या, हाँ बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। नाइजीरिया इज वन ऑफ द पुअरेस्ट नेशंस, ठीक है, नाइजीरिया डेफिनेटली रैंक्स इन वन ऑफ द पुअरेस्ट नेशंस। पॉवर्टी डिक्लाइन सब्सटेंशियली इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन में हम भी आते हैं, वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। नंबर ऑफ पुअर इन चाइना हैज कम डाउन फ्रॉम 85% इन 1981 टू जस्ट 6% इन 2011। 85% से भाई साहब 6% पे आए हैं, ठीक है, दैट्स अ ह्यूज लीप, ठीक है। In the countries of South Asia, that is India, Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, and Bhutan, okay, the number of poor has declined from marginally from 61 to 36%. 61 से 36% में आए हैं, ठीक है। So that is how the in sub-Saharan Africa poverty fell marginally from 51% to 47% only, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन नहीं है। ये अगर आप देखोगे ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पे भाई साहब सब सहारा मतलब वहाँ पे हर समय डेजर्ट एरिया है, क्या एग्रीकल्चर करोगे, क्या प्रोड्यूस करोगे, ना मिनरल्स मिल रहे हैं, ना ऑयल मिल रहा है, और ना ही भाई साहब एग्रीकल्चर हो पा रहा है। तो वहाँ पे अपने आप को जीवित रखना या कमाना तो दूर की बात है, ठीक है। इन लैटिन अमेरिका द रेशियो ऑफ पॉवर्टी हैज ऑलमोस्ट रिमेन द सेम, सो इट इज ऑलमोस्ट रिमेन, क्योंकि पहले से ही कम था। Why is there a regional disparity in global property or describe the global poverty trends? तो आपका डिस्पैरिटी क्यों है, जो पूरे ग्लोब में पॉवर्टी है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्यों देखने को मिल रहा है? तो पहला तो आपका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है, पॉलिटिकली अगर एडमिनिस्ट्रेशन बहुत वीक है तो पॉवर्टी में प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है, देयर विल बी हायर पॉवर्टी केसेस। ओके, स्टोरी ऑफ शिवरमन। सो शिवरमन बस बेसिकली शिवरमन लिव्स इन द स्मॉल विलेज near Karur town in Tamil Nadu, ठीक है, and Karur is famous for its handloom and power loom fabrics, ये वैसा फेमस है। there are 100 families in the village, ठीक है। और शिवरमन भाई साहब करते क्या है, a cobbler by caste, so he is basically a cobbler, cobbler मतलब जो जूता होता सिलता है, ठीक है। now works as an agriculture labor for 50 rupees per day, 50 रुपए के पर डे से ये काम कर रहा है भाई साहब, ठीक है। बट दैट्स ओनली फॉर 5 और 6 months इन अ ईयर, ठीक है, तो 5-6 महीने ही इसको काम मिलता है, ठीक है। बाकी टाइम ये क्या करेगा भाई साहब, कहीं पे भाई साहब पेंटिंग वेंटिंग का काम कर लिया, अदर टाइम्स ही डज नॉट, ही डज ऑड जॉब्स इन द टाउन। ऑड जॉब्स मतलब कोई काम मिल गया, ठीक है, कोई पेंटिंग का काम हो गया, कोई कारपेंट्री का काम हो गया, कोई साफ सफाई का काम हो गया। हिज वाइफ शशिकला टू वर्क्स विथ हिम, ठीक है, but she can rarely find work these days, and even if she does, ठीक है, she is paid 25 per day for the same work that शिवरमन does, ठीक है। तो शिवरमन को 50 रुपए मिले तो उसको कितने मिल रहे हैं, 25। तो ये जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी है, ठीक है। देर आर 8 members in the family, बड़ा सा फैमिली है भाई साहब। शिवरमन्स 65-year-old widowed mother is ill and needs to be helped with her daily course, तो इनको भाई साहब हेल्प करना ज़रूरी है, ठीक है। शी नीड्स हेल्प। ही हैज़ 25-year-old अनमैरिड ओल्ड सिस्टर, ठीक है, एंड 4 children aged between 1 year to 16 years, 3 of them are girls, the youngest is a son। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फैमिली है भाई साहब, ठीक है, और बहुत ही मतलब जो पैसे कमा रहे हैं ये दोनों मिलकर सफिशिएंट नहीं है। नन ऑफ द गर्ल्स गो टू स्कूल, बाइंग बुक्स एंड ऑफन एंड अदर थिंग्स फॉर स्कूल गोइंग गर्ल्स इज अ लग्जरी ही कैन नॉट अफोर्ड। इनके लिए भाई साहब स्कूल जाना या पढ़ाई लिखाई की किताबें भी खरीदना एक लग्जरी है, ठीक है, दे कैन नॉट अफोर्ड दिस टाइप ऑफ लग्जरी। लग्जरी मतलब जो ड्रीम है, ठीक है। ऑल्सो ही हैज टू गेट देम मैरिड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, सो ही डज नॉट वांट टू स्पेंड ऑन देयर एजुकेशन नाउ, ठीक है। हिज मदर हैज लॉस्ट इंटरेस्ट इन लाइफ एंड इज जस्ट वेटिंग टू डाई समडे, ठीक है, मौत का इंतजार कर रही है और क्या करेगी भाई साहब।
His sister and elder daughter take care of the household. ठीक है. शिवरमन plans to send his son to school when he comes of age. थोड़ा बड़ा होता है तो इसको स्कूल भेजने की तैयारी है. ठीक है. और रक्षाबंधन आ गया. His unmarried sister does not get along with his wife. अभी भाई साहब देखो, अगर अनमैरिड सिस्टर है और वाइफ है, दोनों भी घर में, तो ठसन होगा ही. ठीक है. He is not able to marry her, get her married. His wife is there and this दोनों भी सेम एज के हैं, तो ठसन तो होगा ही. ठीक है. सो ये एक और मेंटल. शशिकला finds her a burden, but शिवरमन can't find a suitable groom due to lack of money. शशिकला के लिए भाई साहब, जो उसकी वाइफ है, उसके लिए तो ये एक बर्डन ही है. और इसके लिए भाई साहब अभी ये क्या करे. इस शिवरमन के पास भाई साहब इतने पैसे नहीं है कि उसका ब्याज अच्छा पाए. ठीक है. Although the family has difficulty in arranging 2 meals a day, शिवरमन manages to buy milk once in a while, but only for his son. कभी कभार भाई साहब दूध भी इनके लिए लग्जरी है. ठीक है. कभी कभार दूध लेकर आता है और वो अपने लड़के को ही पिला पाता है क्योंकि वो छोटा है अभी. ठीक है. तो स्टोरी ऑफ शिवरमन, द स्टोरी ऑफ शिवरमन हेल्प्स अस टू कंक्लूड अ फ्यू थिंग्स. यूजुअली द फैमिली साइज ऑफ द पुअर इज बिग विद एन एवरेज ऑफ 4 to 5 चिल्ड्रन. तो ज़्यादा करके जो स्मॉल साइज्ड फैमिलीज होती हैं, ठीक है, दे आर नॉट हैविंग ग्रेट अवेयरनेस एंड बिकॉज ऑफ विच काफ़ी सारे बच्चे पैदा हो जाते हैं. 4-5 बच्चे तो उनके मिनिमम होंगे. ज़्यादा करके पुअर फैमिलीज में आपको दिखेगा. ठीक है. दैट इज वन थिंग विच इज running parallelly to poor families. The women, ठीक है, the women and the elderly people in the family suffer the most because सबसे ज़्यादा अत्याचार इन्हीं पे होता है. ठीक है. शशिकला is paid less for the same work that शिवरमन does, that is gender inequality. आपके 10th में एक चैप्टर है gender, religion and caste, जिसमें हम इस चीज़ को पढ़ते हैं. तो सेम जॉब है लेकिन मेल्स और फीमेल्स को पेमेंट अलग अलग है. ठीक है. दे आर गेटिंग पेड डिफरेंटली. शिवरमन buys milk only for his son, ignoring the health of his daughters. तो इनकी daughters का हेल्थ भाई साहब दिन दिन भाई साहब खराब होता जा रहा है. Usually the boys in the family are made to attend school while the girls work at home. All these factors worsen the situation of the family. तो इन सारी चीज़ों से क्या हो रहा है, वल्नरेबिलिटी बढ़ रही है. गरीबी का स्थायी रूप से उस फैमिली में रहना इस सिचुएशन को बढ़ावा मिल रहा है. ठीक है. इट इज़ गोइंग टू स्टे फॉर एवर. ओके. In poor families all suffer, but some suffer more than the others. तो क्यों होता है भाई साहब, तो ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, इन पुअर फैमिलीज. सो हम अगर देखेंगे भाई साहब, ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, हाई ग्रोथ इन पॉपुलेशन, ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन. तो आप जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे तब उन्होंने ज़्यादा चिंता की नहीं थी लोगों की. इनका मेन मकसद था कि इंडिया को लूट कर लेकर जाए. तुम जियो या मरो, हमको क्या. ठीक है. सो दे ruined the situation. They ruined the situation, financial situation in India. ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स बहुत बुरी तरह से पिट गए क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स में इन्वॉल्व थे. लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यहाँ पे ज़बरदस्ती का फार्मर से नील की खेती करवाई या इंडिगो का खेती करवाया, कॉटन की खेती करवाई और इसी को जाकर आपके ग्रेट ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज़ में इससे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग किया और इसी को यहाँ पे बेचा. तो ये घूमता रहा. ठीक है. हमसे ही रॉ मटेरियल्स ले गए, फिनिश प्रोडक्ट्स हम ही को बेचा. तो इससे क्या हो गया, जितने भी आपके हैंडीक्राफ्ट्स थे वो बुरी तरह से पिट गए. ऑल दीज ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स, जो लोग इस पे इन्वॉल्व थे, उनका बिजनेस पूरा डूब गया भाई साहब. डेवलपमेंट ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, दिस रिजल्टेड इन लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड लो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम्स. तो लेसर जॉब्स हो गए भाई साहब, बहुत लेस जॉब हो गए, लो इनकम्स हो गई, मोर पॉवर्टी, और ज़्यादा पॉवर्टी हो गई. दिस वॉज अकम्पनीड बाई अ हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन. लेकिन साथ ही साथ भाई साहब पॉपुलेशन बहुत ग्रो होने लगा. क्यों? क्योंकि देखो 1920 को हम क्या मानते हैं, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड. द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड. अभी ये ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों माना जा रहा है, क्योंकि 1920 के पहले इंडिया में बर्थ रेट और डेथ रेट ऑलमोस्ट इक्वल था. ऑलमोस्ट इक्वल. जिस रेट से बच्चे पैदा हो रहे हैं और जिस रेट से लोग मर रहे हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल था. क्योंकि भाई साहब आपका प्रॉपर मेडिकल केयर नहीं था. ठीक है. वैक्सीनेशंस नहीं थे, इसीलिए उसी तादाद में लोग मरते. इसीलिए हमारी पॉपुलेशन बहुत कंट्रोल में थी. अप्रॉक्सीमेटली 20 करोड़ के थे हम. ठीक है. लेकिन उसके बाद से आपका, इसीलिए इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोल रहे हैं. इट वॉज द ईयर टिल विच द बर्थ रेट एंड डेथ रेट वेर ऑलमोस्ट नियरली इक्वल. आफ्टर दिस मेडिकल टेक्नोलॉजी इंप्रूव, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव, वैक्सीनेशंस इंप्रूव, बिकॉज ऑफ विच आपका बर्थ रेट वही रहा लेकिन डेथ रेट कम होने लगा. तो बर्थ रेट वाज फार मोर देन डेथ रेट, ये बढ़ने लगा. ठीक है.
तो इससे बढ़ते 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 आज की तारीख में हम 135 करोड़ के हो गए, ठीक है। सो दैट इज व्हाट हैज हैपेंड, ठीक है। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, the two combined to make growth rate of per capita income very low. Per capita income is what? PCI. Per capita is basically what? Total income of a country upon what? Total population. Total income of a country upon total population is basically the per capita income. और ये धीरे 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 भाई साहब कम होने लगा, ठीक है। ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा इम्पैक्ट हुआ, हाई ग्रोथ इन पॉपुलेशन हो गया भाई साहब, ठीक है। ओके, द फेलियर एट बोथ द फ्रंट्स परपेचुएटेड द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। तो ये भाई साहब साइकिल ऑफ पॉवर्टी वहाँ से आ रही है, धीरे 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 से भाई साहब आपका पॉवर्टी बढ़ता ही गया। एक तो हमारा पॉपुलेशन बढ़ता गया और दूसरी तरफ से हमको जो ब्रिटिशर्स ने लूटा था वो वाला इम्पैक्ट जो है तो आगे चलता गया। इट वॉज कैरिड फॉरवर्ड, इट वॉज कैरिड फॉरवर्ड, ओके। दिस क्रिएटेड मेनी जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। काफ़ी सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुए भाई साहब एग्रीकल्चर सेक्टर। बट द इफेक्ट्स, लिमिटेड स्प्रेड ऑफ इरीगेशन एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। तो बट द इफेक्ट्स वर लिमिटेड ओनली टू सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो आपका जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन आया, इसका इफेक्ट सारे इंडिया में इक्वली नहीं था। इट वॉज जस्ट जैसे पंजाब वगैरह में या वेस्ट बंगाल में काफ़ी सारा इंप्रूवमेंट देखने को मिला, बट दिस वॉज नॉट सीन इन द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। सो पंजाब स्पेशली बेनिफिटेड, Haryana also benefited from this. That means that the other states did not get the benefits of irrigation and green revolution, ठीक है। तो उनकी गरीबी वैसा का वैसा ही रह गया and lagged behind in prosperity. Slow growth of industries. The industries both in public and private sector did provide some jobs, ठीक है, लेकिन बहुत slowly grow हुआ है, ठीक है। But all these were not enough to absorb all the job seekers. आज की तारीख में भी जो अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं हुआ है कि सबको अब्जॉर्ब कर लिया जाए, ठीक है। एवरीबडी कुड बी अब्जॉर्ब, ओके। सो जॉब्स अगर आप देखोगे भाई साहब, जॉब्स आर लिटिल एंड जॉब सीकर्स आर वेरी हाई इन नंबर। जॉब सीकर्स आर ट्रिमेंडसली हाई इन नंबर। विथ इरेगुलर स्मॉल इनकम्स दीज पीपल कुड अफोर्ड एक्सपेंसिव हाउसिंग। भाई साहब एक्सपेंसिव हाउसिंग नहीं कर, इसीलिए ये भाई साहब जुगड़ झोपड़पट्टियों में रहते हैं। राइट इन द हार्ट ऑफ मुंबई वी हैव धारवी विच हैपेंस टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्लम्स ऑफ एशिया। So they started living in slums on the outskirts of the city, and problems of poverty, largely a rural phenomena, also became the feature of the urban sector. तो शहर के बीचों बीच में भी हमको गरीबी दिखती है क्योंकि एक बहुत बड़ा एक क्राउड है जिसके पास रहने को जगह नहीं है, and they stay in these slums. They are really poor people, ठीक है। तो इससे आपका पर कैपिटा इनकम जो है शहर का वो इम्पैक्ट हो जाता है। Unable to find proper jobs in cities, many people started working as rickshaw drivers, pullers, vendors, vegetable vendors, ठीक है, छोटे मोटे सब्जी बेचने वाले, construction workers, ठीक है, domestic servants, ठीक है। State the 4 causes of poverty. भाई साहब क्या क्या 4 causes हैं किसके? पॉवर्टी के। Huge income inequality. तो इनकम में काफ़ी सारी इनइक्वालिटी है, किसी का इनकम बहुत ज़्यादा है, किसी का इनकम बहुत कम है, तो ह्यूज इनकम इनइक्वालिटी। One of the major reasons for is the unequal distribution of land and other resources. So land and other resources are very unequally divided, very unequally divided. About 80% of farmers in India are small farmers owing less than 2 hectares of land. सिर्फ 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड इनका है भाई साहब, ठीक है। The remaining farmers are medium and large farmers owing more than 2 to 10 hectares. तो 2 से 10 हेक्टर। Despite many policies, we have not been able to tackle the issue in a meaningful manner. जितना कम लैंड होगा फर्टाइल एरिया में उतना कम आपका प्रोडक्शन होगा और उतने ही आप पॉवर्टी से ज़्यादा इम्पैक्टेड रहेंगे। तो लैंड का अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो हम पॉवर्टी की सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं। बट मोस्टली द रिच फार्मर्स हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ लैंड अंडर देम rather than the small farmers or the poorer farmers who have lesser amount of land. Major policy initiatives like land reforms which aimed at redistribution of assets in rural areas. तो ऐसा रिफॉर्म्स आने चाहिए जिससे लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो ताकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले पैदावार करने की और अपने लाइफस्टाइल को इंप्रूव करने की। हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली एंड इफेक्टिवली बाय मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। सोशल कल्चरल फैक्टर्स, in order to fulfill social obligations and observe religious ceremonies, people in India including the very ये भाई साहब मेरा टॉपिक है, very poor spend a lot of money। भाई साहब आप देख लो आपके फेस्टिवल्स के लिए कितनी इंडस्ट्रीज चल रही हैं। हम बोलते हैं ना द बिग फैट इंडियन वेडिंग, ठीक है भाई साहब, मतलब शादियों में हम इतना खर्चा करते हैं। वी आर द मोस्ट एक्सपेंसिव वेडिंग अरेंजर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है हमारा शादियों का कार्यक्रम
और शादियों की वजह से कितने केटरर्स और कितने लोग भाई साहब इसमें एम्प्लॉयड हैं, सोचिए। ठीक है, हमारे फेस्टिवल्स बहुत खर्चीले होते हैं भाई साहब, तमाम बस आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाएंगे उनका एक ही फेस्टिवल है भाई साहब, 25 दिसंबर, बस उसमें उनका उन लोग भी लीव लेते हैं भाई साहब, लेकिन उन लोग का फेस्टिवल पे खर्चा ही नहीं है। हमारा भाई साहब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक फेस्टिवल्स हैं। ठीक है, और हर फेस्टिवल को हमको जोरों शोर से मनाना है भाई साहब। तो अभी देखो जैसे आपका गणपति आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, बहुत सारे दिवाली आ रहे हैं, तो आपका फेस्टिवल जनरेटेड जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इन और मैंने कई बार, मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार जैसे पेमेंट अटका हुआ है कहीं पे, अगर हम लोगों को फ़ोन करते हैं मतलब किसी और बारे में, हाँ दिवाली के बाद मिल जाएगा। दिवाली से पेमेंट का क्या है भाई साहब, आपका काम हो गया है, आप पेमेंट करवाओ। लोगों को आपने मतलब आसपास बातें करते सुना होगा, ठीक है, हाँ दिवाली के बाद पेमेंट मिल जाएगा। अरे दिवाली से क्या लेना देना है भाई साहब, क्योंकि ये उनका दिवाली में बड़ा खर्चा रहता है, इसीलिए वो आपको अभी पेमेंट नहीं दे पा रहे, दिवाली के बाद देंगे। तो मतलब किसी और को जिसको आपको पैसा देना है उसका पैसा रोक के आप अपने फेस्टिवल को मना के फिर जो बचेगा फिर उसको देंगे। ठीक है, दैट इज हाउ वी आर, वी प्रायोरिटाइज आवर फेस्टिवल्स ऑन द टॉप। ठीक है, सोशो कल्चरल फैक्टर्स, मुझे आज भाई साहब 4 लोगों का टाइम टेबल फॉरवर्ड हुआ है और यही 4 लोग भाई साहब कल 2 दिन से एब्सेंट है, क्यों, रक्षाबंधन है भाई साहब। तो किस बात का टाइम टेबल फॉरवर्ड कर रहे हो मुझे, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिन लोगों का नाम मैंने ग्रुप में डाला है। ठीक है, ये 4 लोग भाई साहब 2 दिन से एब्सेंट है, 2 दिन से भाई साहब आप रक्षाबंधन मना रहे हैं और आज सुबह 10 बजे उठकर मेरे को अपना टाइम टेबल फॉरवर्ड करें, कल से एग्जाम है। बहुत बढ़िया भाई साहब। तो व्हाट आई मीन, फेस्टिवल्स के लिए हमारा मतलब एक ऐसा जुनून है और हम इतने पागल हैं कि वी, और मुझे बताओ भाई साहब, रक्षाबंधन मतलब क्या है, बहन से एक राखी तो बंधवानी है, उसके लिए क्या तुम सारा दिन बहन के सामने बैठे रहोगे, या तो मतलब व्हाट डू यू नीड। वो आरती करेगी, 10 मिनट का आरती है भाई साहब, जो भी है फंक्शन आपका, मुझे नहीं लगता है कि 1-1.5 घंटे से ज़्यादा लगेगा, बट स्टिल द एंटायर डे इज गॉन, द एंटायर डे इज बेसिकली स्पेंड इन इट। तो ये एक हम ऐसे कितने सारे फेस्टिवल्स हैं जिसमें हम ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ मनी एज वेल एज टाइम, बोथ इन टर्म्स ऑफ मनी एज वेल एज टाइम। ठीक है, सो ये हमारा भाई साहब एक बहुत बड़ा, और सबसे बड़ी बात, इन फेस्टिवल्स में ऑफिसेज में एब्सेंटिज्म सबसे ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा एब्सेंटिज्म होती है। तुमको एक बात बताऊं, मैं जब ऑफिस में था मेरे अंडर में कुछ 40 लोग थे भाई साहब, ये 40 लोग अलग अलग प्रोजेक्ट्स में काम करते थे, जिसका मैं सुपरवाइजर हूँ, मैं डेटा पाइलअप करता था। तो ये 40 लोगों में भाई साहब दिवाली आ गया ना, मेरे को टेंशन भाई साहब, हार्डली कोई 10 लोग आएंगे ऑफिस में, ऐसा था। 30 लोगों का काम कौन करेगा अभी, मेरे को यूएस से क्लाइंट फ़ोन कर रहे हैं, भाई साहब क्या हुआ, इतना काम क्यों पेंडिंग है, सर वो हम कर रहे हैं, अभी क्या बताएं, हम दिवाली चल रही है हमारे यहाँ पे, वो हमारा दिवाला निकाल देंगे। उनको ये समझ में नहीं आता ना भाई, उनके घर में, उनके यहाँ पे ऐसा फेस्टिवल्स नहीं होता है। क्या बोलूँ मैं, मेरे 40 लोगों में से अभी 10 ही जन आए हैं, ऐसा हम बोल भी नहीं पा रहे। नो, वी हैव सम टेक्निकल डिफिकल्टीज, यू नो, देयर इज सम डेटा, ऐसा ऐसा दुनिया भर का प्रॉब्लम हम बना देंगे हम, ऐसा। और ये सिचुएशन फेस करनी पड़ती थी। एक बार मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा था, वो मोहम्मडन कैंडिडेट था, उसको काफ़ी जॉब के बारे में मालूम था, लेकिन हमको जहाँ पे जिस सॉफ्टवेयर में काम करवाना था उसका नॉलेज उसको उतना ज़्यादा नहीं था उस टीम में। तो मैंने रिजेक्ट कर दिया कि आपका जो एक्सपीरियंस है या आपका जो वो है वो हमारे इससे मैच नहीं हो रहा है, ऑल्दो यू आर अ गुड पोटेंशियल। तो वो भाई साहब जा रहा है, तो मेरे बॉस ने मुझे बुलाया, क्यों रिजेक्ट किया तूने उसको। मैंने बोला सर ये है, इसने इस मॉड्यूल पे काम किया है, एक्सपीरियंस अच्छा है, लेकिन हमारे में फिट बैठ नहीं रहा है, हमको इस मॉड्यूल में काम। बोले अरे मॉड्यूल गया भाड़ में भाई साहब, तू देख ना 40 में से 10 आते हैं, तो मोहम्मडन्स को हायर करेगा तो कम से कम दिवाली में तो आएंगे। देख लो भाई साहब, काम गया बाद में, पहले फेस्टिवल के हिसाब से अपना प्लानिंग कर लो। ठीक है, तो ही सेड दैट कि भाई इनको हायर करोगे तो कम से कम दिवाली में तो आएंगे ये। सो दैट इज हाउ वी थिंक हमारा। तो इसका मतलब आप सोचिए, अगर कोई फेस्टिवल आया, और मैं एक नॉर्मल ऑफिस की बात कर रहा हूँ, और जहाँ पे 40 लोग होने चाहिए 30 लोग आए नहीं है, तो क्या आपका धंधा चौपट होगा? होगा भाई साहब, बिल्कुल होगा। और धंधा चौपट होगा तो क्या इनकम में प्रॉब्लम होगी? होगी भाई साहब। ठीक है, तो दैट इज हाउ थिंग्स आर। और ये कोई मतलब अचानक भयानक का चीज़ नहीं है, ये यहाँ से तैयार हो रहा है। 2 दिन रक्षाबंधन के लिए जो आप लीव ले रहे हैं ना, यही मेंटालिटी से आप जॉब में भी जाते हैं, जॉब में भी भाई साहब आप इसी मेंटालिटी से जाते हैं, और तब आप भाई साहब लीव लेंगे। ठीक है, और ये हमारा पूरे, आपको भाई साहब इतना लंबा छुट्टी का लिस्ट सिर्फ इंडिया में ही एप्लीकेबल है,
भाई साहब दूसरे देशों का कंपेयर कर लो, हो सकता है उनको सिर्फ 4 जुलाई, अमेरिका में सिर्फ 4 जुलाई मिलता है विच इज़ बेसिकली द इंडिपेंडेंस डे, और ये 25 ऑफ दिसंबर। बाकी आप लीव ले सकते हैं, लेकिन बड़े प्लान तरीके से आप ले सकते हैं। मतलब कैसा है, जैसे समझो अगर मेरे पास 4 एम्प्लॉयज़ हैं A B C एंड D, इन लोगों को लीव देना ज़रूरी है। तो ए ने भाई साहब समझ लो जनवरी में 15 दिन का लीव किया, तब तक मेरे पास B C D दोनों हैं, तीनों हैं। बी ने भाई साहब फरवरी में लीव डाला, इसने मार्च में, इसने भाई साहब लेट से किसी और महीने में, तो मेरा वर्क इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, मेरा वर्क इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन यही चीज़ अगर इंडिया में हो भाई साहब, दिवाली में 30 हो जान लीव पे भाई साहब, ले भाई, ठीक है, सबके सब गायब, पूरा ऑफिस ही गायब। तो थिंक अबाउट इट, ठीक है। ये जो आपका, मैं किसी फेस्टिवल के अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन हमारा फेस्टिवल मतलब इतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज हो जाता है कि ऑल अदर थिंग्स बेसिकली टेक अ बैक सीट। फेस्टिवल के टाइम पे आप खाना खाते हैं, ज़्यादा ही खाते हैं भाई साहब, आप भाई साहब शौच करते हैं, बिल्कुल जाते हैं भाई साहब, नहाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन पढ़ाई आपके लिए कर्ज बन जाता है। पढ़ाई मतलब अरे बाप रे, गणपति जी गोली मार देंगे अगर मैंने बुक खोल लिया तो। गणपति के मंडप में मैंने लोगों को भाई साहब पत्ते खेलते देखा है, रात जागरण कर रहे हैं। अरे भाई साहब बुक भी खोल लो, क्या दिक्कत है? नहीं नहीं यार, हमारा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो जाएगा भाई साहब। कल्चर है, ऐसा ही चला रहा है, ठीक है, दैट इज द कल्चर, ठीक है। एंड बहुत ही इरैशनल कल्चर है हमारा। मतलब अगर आपको रात जागरण कर रहा है, आप भाई साहब पत्ते खेलते हुए रात जागरण कर रहे हो गणपति के सामने, बहुत बढ़िया भाई साहब, अच्छा बुक ही खोल लो अगर जागरण करना है। नहीं हो सकता, नहीं हो पाएगा हमसे, नहीं। अरे ये क्या, ईगो पे आ जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो बहुत ही मतलब डामाडोल है हमारा ये पूरा सिस्टम, सोशो कल्चर का है। फेस्टिवल्स तो भाई साहब मैं मेरे से बड़ा एंटी फेस्टिवल आदमी आपको नहीं मिलेगा। मैं तो हर समय खुला ही रहेगा, गणपति हो चाहे दिवाली हो चाहे कुछ भी हो, आई विल कंटिन्यू क्लासेस, मेरे को इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। और एज अ स्टूडेंट आपको भी नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन आपके अलग अलग फैमिली ट्रेडिशंस हैं। सो आप देखिए आगे चल के ये चीज़ें कितनी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, दीज थिंग्स। ये जो हमारी छोटे से मेंटालिटी है ना कि फेस्टिवल मतलब बाकी सब कुछ, मतलब हमारे लिए छोटे, आपके उम्र में आपके लिए काम क्या है? पढ़ाई, उसको भाई साहब अलग रखना है। यही चीज़ आप जब बड़े हो जाते हैं, हाँ भाई साहब काम क्या, जो हमारा काम है उसी को अलग कर देंगे हम, और फिर 30 जन एब्सेंट, ठीक है, 40 में से 30 जन एब्सेंट भाई साहब, यही चल रहा है। आप समझो ना भाई साहब, मैं बहुत गंदा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, और ये मेरे जीवन की रियल घटना है। मैं कलकत्ता में था और तभी मैं बैचलर था बेसिकली, एंड आई वॉज स्टेइंग विद दिस पर्सन, मतलब हम लोग रूममेट्स थे तुम लोग। तो दिस पर्सन बहुत ही कम बोलने वाला इंसान था, और उसका शिफ्ट अलग रहता था, काम का टाइम अलग रहता था, मेरा काम का टाइम अलग रहता था। तो हम लोग एक रूम में रहते थे, तो हार्डली कभी मिलना हुआ है। तो एक दिन हमारी छुट्टी आई दुर्गा पूजा के टाइम पे, दुर्गा पूजा के टाइम पे हमको छुट्टी मिली, तो हमने बोला चलो यार थोड़ा मज़ा मस्ती करते हैं भाई साहब, थोड़ा पीते होते हैं, ओके। तो भाई साहब हम पी पा के घर आ गए, मैं सो गया। सुबह उठ के भाई साहब वो मुझे लटका हुआ मिला, ही हैड कमिटेड सुसाइड। तो फॉर वॉट एवर रीजन्स भाई मैं तो फंस गया, पुलिस मेरे को उठा कर लेके गई। मैंने बोला भाई मैं इसके बारे में कुछ जानता ही नहीं हूँ, ही इज़ जस्ट अ रूममेट, वी आर स्टेइंग। ब्रोकर को बुलाया गया, ओनर को बुलाया गया, क्या जानते हैं उसके बारे में, ये तहकीकात चल रही है। बाद में मालूम चला, मेरे को इसने बताया था कि आई एम अनमैरिड, लेकिन इसके बीवी बच्चे सब थे। बट आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। व्हाट आई वांट टू टेल यू हियर इज़ कि अभी इसका जो क्रियाक्रम था वो मुझे ही करना पड़ेगा, बिकॉज फैमिली अनट्रेसेबल थी, कहाँ से ये आ रहा है। तभी के ज़माने में मतलब उतना नेटवर्किंग नहीं था, मोबाइल वोबाइल था नहीं उस टाइम पे, तो फैमिली ट्रेस आउट हो कहाँ पे है किधर है, उसके पहले क्रियाक्रम तो करना पड़ेगा। पोस्टमार्टम हो गया भाई साहब, आपको मालूम नहीं है पोस्टमार्टम मतलब इधर से कटता है और इधर से कटता है। बंद कर देता हूँ, बहुत गंदा है, ठीक है, नहीं है। हम इतने ज़्यादा, क्योंकि हमारे लिए यही एक एंटरटेनमेंट का सोर्स है। आप सोचिए कि इंडिया में इतने रिगरसली फेस्टिवल्स को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि हम दुखी हैं। जो समाज जितना ज़्यादा दुखी रहेगा उसमें उतना ज़्यादा फेस्टिवल्स होगा, ये होगा ही, क्योंकि हमारी खुशी के लिए और कोई जरिया नहीं है। आप इस बात को सोचिए कि यूरोपियन कंट्रीज आर सर्वाइविंग जस्ट विद जस्ट वन फेस्टिवल, दैट इज 25th ऑफ दिसंबर। व्हाई? बिकॉज दे हैव देयर प्लान्ड लीव्स। आप बाकायदा अच्छे से लीव ले सकते हैं विदाउट इम्पैक्टिंग प्रोडक्टिविटी। आप भाई साहब लीव में जितना अय्याशी करना कहिए, अब वापस आ जाइए। हमारे पास ये ऑप्शन ही नहीं है, हमारे पास पैसे ही नहीं है अय्याशी करने के लिए। तो हम क्या करेंगे भाई साहब,
एक संगठन बनाकर भाई साहब मजे करेंगे, और ये संगठन बनाकर मजे करेंगे तो भाई साहब ये तो अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर सोसाइटी. It's very difficult. It's very difficult. I am not against festivals, but our over involvement in these festivals is causing a big dent in our entire society. ठीक है, so ये सारी चीजें हैं. In order to fulfill social obligations and observe religious ceremonies, people in India, including the very poor, spend a lot of money. ठीक है, काफी सारा पैसा इन फेस्टिवल्स में जाता है. पांडे तब से कमेंट मार रहा है, मैं सुन रहा हूं. स्मॉल नहीं मन लग रहा, चलेगा ना. Small farmers need money to buy agricultural inputs like seeds, fertilizers, pesticides. ठीक है, since poor people hardly have any savings, they borrow. Unable to repay because of poverty, they become victims of indebtedness. तो उधारी बढ़ती जाती है. ठीक है, they are not able to pay back on time, and that's basically indebtedness. So the high level of indebtedness is both the cause and the effect of poverty. ठीक है, मतलब उधारी बढ़ती जाएगी तो पॉवर्टी भी बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि आप भाई साहब उधारी में चीज़ें भी नहीं ले पाएंगे. ठीक है, यू विल नॉट एबल टू प्रोक्योर थिंग्स ऑन डेप्टनेस, सो मनी ओ टू अनदर. और प्रॉब्लम ये है कि फार्मर्स लोग ज़्यादा करके बैंक वगैरह से लोन नहीं लेते हैं. ठीक है, क्योंकि बैंक वगैरह में जो लोन लेने का प्रोसीजर है, काफ़ी सारा डॉक्यूमेंटेशन है, और इनको ये समझ में नहीं आता है, बिकॉज दे आर नॉट दैट एजुकेटेड. सो वॉट दे विल डू इज दे विल गो टू लोकल विलेज लैंडलॉर्ड्स एंड टेक द मनी. और बैंक के इंटरेस्ट रेट में और लोकल विलेज लैंडलॉर्ड से जो लोन मिलता है उस इंटरेस्ट रेट में बहुत फ़र्क है. यहाँ पे भाई साहब अगर 5-6% का इंटरेस्ट होगा, उन लोग भाई साहब 20% का 30% का इंटरेस्ट लेंगे, और इससे क्या बढ़ेगा, उधारी और बढ़ेगी. ठीक है, सो जनरली द विलेज लैंडलॉर्ड्स charge a very high amount of interest on the loans that they give. So they have a very high rate of interest. They cannot repay, and hence they become more and more poorer. So this indebtedness basically piles up. So limited speed of irrigation, slow growth. सही हो गया भाई साहब आपका economic factors. Discuss the major reasons of poverty in India. The current anti-poverty strategy of the government is based broadly into two plans: promotion of economic growth and targeted anti-poverty programs. तो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा अगर मिलता है, इंडस्ट्रीज बढ़ती हैं, अगर फैक्ट्रीज बढ़ती हैं, तो एम्प्लॉयमेंट नेचुरली बढ़ेगी. ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ेगा और इनकम भी बढ़ेगा. तो इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इन 1970s was just 3.5%. इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इन 1980s to 1990s was 6%, ऑलमोस्ट डबल हुआ. ठीक है, द हायर ग्रोथ रेट्स हैव हेल्प्ड सिग्निफिकेंटली इन द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी. जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा उतना ज़्यादा ग्रोथ रेट आपका बढ़ेगा. ठीक है, दिस विल बेसिकली सिग्निफिकेंटली रिड्यूस पॉवर्टी. देयरफॉर इट इज बिकमिंग क्लियर दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन. जहाँ पे भी जितना ज़्यादा आपका मैन्युफैक्चरिंग टर्शरी सेक्टर अगर है बढ़ता रहेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगी. ठीक है, मोर इकोनॉमिक लीड्स टू लेसर पॉवर्टी. इकोनॉमिक ग्रोथ हैपन्स थ्रू द डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर. तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ उतना ही बढ़ेगा. इकोनॉमिक ग्रोथ वाइडन्स अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोवाइड्स द रिसोर्सेज नीडेड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट. ह्यूमन डेवलपमेंट में हमारा इन्वेस्टमेंट के 3 स्ट्रीम्स है, क्या क्या, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्किल सेट. ठीक है, तो जितना ज़्यादा आपका इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा, इन सब चीज़ों में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, एजुकेशन, हायर एजुकेशन बढ़ेगा, हेल्थ केयर बढ़ेगा, स्किल सेट्स भी बढ़ेंगे. दिस ऑल्सो encourage people to send their children, including the girl child, to schools in the hope of getting better economic returns from investing in education. You educate a man, you educate a man, you educate a woman, you educate a generation. क्यों भाई साहब, अगर हम वुमेन को एडुकेट करें तो एडुकेटेड वुमेन आर द मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. क्योंकि घर में बच्चों की परवरिश ज़्यादा करके वुमेन ही करते हैं, और अगर वुमेन एडुकेटेड होंगे तो ऑब्वियसली बच्चे भी इनिशियल एजुकेशन पा ही लेंगे. ठीक है, सो दैट्स हाउ इट इज. टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स. तो पहले तो हमने देखा कि कैसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चरल सेक्टर या इकोनॉमिक ग्रोथ को टारगेट करें, और दूसरा गरीबी दूर करने का कार्यक्रम क्या है, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स को लॉन्च करना. ठीक है, सो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. तो रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देना. नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ये सारे लॉन्च हुए हैं. प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999. तो इट वाज पास. तो ये वाला जो था आपका नरेगा बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इट वाज पास्ड इन सितंबर 2005.
This act provides 100 days of assured employment every year to every rural household in 200 districts. तो ऐसे 200 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है और इन 200 डिस्ट्रिक्ट्स में हर साल, ठीक है, कम से कम 100 दिन का काम और उसका पगार हर इंसान को मिलेगा, ठीक है। 100 दिन का काम ये गवर्नमेंट गारंटी दे रही है। 100 दिन का काम मतलब ऑलमोस्ट 3 महीने, ठीक है। अश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट मतलब पगार के साथ एवरी ईयर, ठीक है, एवरी रूरल हाउस होल्ड इन 200 डिस्ट्रिक्ट्स। 200 डिस्ट्रिक्ट्स जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनको आइडेंटिफाई किया गया है और ये योजना चलाई गई है। लेटर द स्कीम विल बी एक्सटेंडेड टू 600 डिस्ट्रिक्ट्स। 1/3 ऑफ द प्रपोज्ड जॉब्स वुड बी रिजर्व फॉर वुमेन। तो इसमें जो आपके जॉब्स हैं वो 1/3 जॉब भाई साहब वुमेन के लिए होंगे। द सेंट्रल and state government will also establish national employment guarantee funds, ठीक है। ये भाई साहब फंड्स होंगे। अंडर द प्रोग्राम इफ एन एप्लीकेंट इज नॉट प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट विद इन 15 days शी और ही विल बी एंटाइटल्ड टू अ डेली एम्प्लॉयमेंट अलाउंस। तो अगर भाई साहब इस प्रोग्राम के तहत, नरेगा के तहत, अगर आप इन 200 डिस्ट्रिक्ट्स में से किसी एक परिवार को जो आपने एश्योरेंस दिया है कि कम से कम 100 दिनों का काम हर साल आपको मिलेगा विद पेमेंट, अगर आप नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो आपको भाई साहब मुफ्त में पगार देना पड़ेगा, ठीक है। इफ अंडर द प्रोग्राम इफ एन एप्लीकेंट इज नॉट प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट विद इन 15 days ही और शी विल बी इंटाइटल्ड अ डेली एम्प्लॉयमेंट अलाउंस। तो डेली जो वेज बनता है वो आपको देना पड़ेगा, चाहे आप उससे काम करवा पाए या ना करवा पाए, ठीक है। ओके, इट वाज लॉन्च्ड इन 2004 इन 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। द प्रोग्राम इज ओपन टू ऑल रूरल पुअर who are in need of wage employment and desire to do manual unskilled work, जिसमें भाई साहब ईंटा ढोने का काम, क्या कोई खेत में मजदूरी का काम या किसी बिल्डिंग में सीमेंट वगैरह का काम। इट इज इम्प्लीमेंटेड एज अ 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो ये सक्सेसफुली चल रहा है, ठीक है। एंड फूड ग्रेन्स आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द स्टेट्स। इन स्टेट्स में फूड ग्रेन्स को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। The aim of the program is to create self-employment opportunities for यहाँ पे भाई साहब दूसरा आता है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, ठीक है। The aim of the program is to create self-employment opportunities for educated unemployment youth in rural areas and small towns। तो जो भी educated youth हैं उनको self employment मतलब आपको कहीं काम नहीं मिल रहा है ना, आप अपना खुद का बिजनेस डालिए, ठीक है, आप अपना खुद का self employment क्रिएट कीजिए, ठीक है। They are helped in setting up small businesses and industries by the government. What are the main features of National Rural Employment Guarantee Act, that is NREGA? The aim of the program is to create self-employment opportunities in rural areas and small towns, ठीक है। Rural Employment Generation Program ये जो लॉन्च हुआ है 1995 में। A target for creating 25 lakh new jobs has been set for the program under the 10th 5-year plan। तो आपको जैसे मैंने बोला कि हर बार 5-5 ईयर के प्लान्स लॉन्च होते थे, तो 10वां 5-year प्लान जब लॉन्च हुआ तो ये लॉन्च हुआ था। द प्रोग्राम एम्स एट ब्रिंगिंग द असिस्टेड पुअर फैमिलीज अबव द पॉवर्टी लाइन। सो असिस्टेड पुअर फैमिलीज को अबव द पॉवर्टी लाइन बाय ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मतलब बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं लेकिन बहुत सारे लोग ज्वाइन करके कोई ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। दीज आर नोन एज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHGs बोलते हैं हम इसको, ठीक है। बाय ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थ्रू अ मिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट एंड गवर्नमेंट सब्सिडी। तो बैंक क्रेडिट एंड गवर्नमेंट सब्सिडी, गवर्नमेंट इन चीज़ों को जो इनके एस्टैब्लिशमेंट के लिए ज़रूरी है इसको सब्सिडाइज्ड रेट में प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये सारे आपके, जैसे लिज्जत पापड़ का नाम सुना है, लिज्जत पापड़ एक वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन है, सो दैट इज बेसिकली अ सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। बहुत सारे गांव ग्रामीण क्षेत्रों में जो अचार वगैरह बनता है वो भी भाई साहब एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का है। मतलब कुछ वुमेन लोग मिलाकर इस ग्रुप को बनाते हैं और इसको चलाने के लिए बैंक से कुछ अमाउंट ऑफ लोन लेते हैं और गवर्नमेंट इनको सब्सिडाइज रेट्स में चीज़ें प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जैसे कोई हैंडीक्राफ्ट हो गया, ये सारे आपके जो हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, दीज आर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अंडर दिस स्कीम सेंट्रल असिस्टेंस इज गिवन टू स्टेट्स फॉर बेसिक सर्विसेज सच एज प्राइमरी हेल्थ, ये प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना है, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। सो ऑल दीज थिंग्स आर प्रोवाइडेड to rural areas. All these things are primarily provided to rural areas. Describe current government strategy of poverty elevation, ठीक है। poverty elevation की strategy भाई साहब क्या है? One of the major reasons for less effectiveness is the lack of proper implementation and right targeting.
तो इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नमेंट ने पैसा तो प्रोवाइड किया है, लेकिन अंदर ही अंदर सब लोग झोल झाल करके उस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं ड्यू टू इनएफिशिएंसी एंड करप्शन। करप्शन की वजह से वो पैसा जो जिनके लिए क्रिएट किया गया है वहां तक ये नहीं पहुंच रहा है, इट इज नॉट रीचिंग दैम। द पुअर पीपल हु डिजर्व्ड सम बेनिफिट्स, द पुअर पीपल हु डिजर्व्ड सम बेनिफिट्स, ठीक है, वेर नॉट प्रॉपरली आइडेंटिफाइड, इनका प्रॉपरली आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ है और इन तक पैसा पहुंचा भी नहीं है। मोर ओवर देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम्स, ठीक है, डिस्पाइट गुड इंटेंशंस द बेनिफिट्स ऑफ दीज स्कीम्स आर नॉट फुल्ली रीच टू द डिजर्विंग पुअर। गवर्नमेंट के इतने सारे स्कीम्स हैं कि लोगों को उसके बारे में मालूम ही नहीं है, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते ही नहीं है, तो हेंस दे आर नॉट एबल टू ठीक है। सो डिस्पाइट गुड इंटेंशंस द बेनिफिट्स ऑफ दीज स्कीम्स आर नॉट फुल्ली रीच टू द डिजर्विंग पुअर, ठीक है। मनी एंड फूड मेंट फॉर द पुअर नेवर रीच द पुअर, ये गरीबों तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। देयरफॉर द मेजर एम्फेसिस इन रिसेंट ईयर्स इज ऑन प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ ऑल द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, ठीक है। प्रॉपर मॉनिटरिंग तो भाई साहब बहुत जरूरी है कि स्ट्रिक्टली हम इसको मॉनिटर करें। ऑब्जर्वेशन रिडक्शन, पॉवर्टी हैज सर्टेनली डिक्लाइंड इन इंडिया बट डिस्पाइट द प्रोग्रेस poverty reduction remains India's most compelling challenge, ठीक है। महात्मा गांधी always insisted that India would be truly independent, इंडिया भाई साहब ट्रूली इंडिपेंडेंट तभी हो सकता है, ठीक है। इंडिया विल बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन द पोरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकमिंग फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग, ठीक है। तो ये सारे आपके भाई साहब इकोनॉमिक टाइम्स के कुछ चीजें हैं, ठीक है। ओके, पॉवर्टी एज अ चैलेंज, पीरियोडिकल एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन इज कंडक्टेड बाय किससे, NSSO, ठीक है, it is NSSO, okay. Which of the following is not included in urban poor? Casual laborers, rickshaw pullers, vendors, domestic servants. Only one, all of them, only four, none of them, so all of them, ठीक है। They are not included in urban poor. Urban poor में इनकी गिनती नहीं होती है, ठीक है, okay. In which of the following countries did poverty actually rise from 1980 to 2011? So it has risen in sub-Saharan Africa, ठीक है। For making comparisons between developing countries, which uniform standard per person per day for the poverty line was used in terms of minimum availability by the World Bank? कौन सा था भाई साहब, $1.25, ठीक है, that was the main one. For the next year 2011 to 12, the poverty line income of a person for the year in rural areas in India was fixed as, rural areas में कितना था भाई साहब, 816 रुपए, ठीक है। कैलोरीज कितनी थी, 2400। The calorie requirement is higher in rural areas because people are engaged in more physical labor, ठीक है, ज्यादा physical labor है भाई साहब, इसीलिए calorie requirement ज्यादा है। The number of people living in poverty in India is how much भाई साहब, 27 crores, ठीक है। Which country of South East Asia made a rapid economic growth? कौन सा भाई साहब, चाइना, ठीक है। 85 से सीधा 6% पे आ गए वो, ठीक है, तो that's a rapid economic growth. Okay, social exclusion denies certain individuals facilities, benefits, opportunities, or all of them, ठीक है, all of them. Who are the poorest of the poor? Women, old people, children, all of them, ठीक है। Which state has focused more on human resource development? Kerala. In which state is the public distribution system responsible for the reduction in poverty? Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Okay. Nutritional level of food energy is expressed in the form of calories, ठीक है, so calories per day, okay. Which among the following is the method to estimate the poverty line? Investment method, income method, capital method, or human method? Income method, ठीक है, it will be income method, okay. Which of the following programs was launched in the year 2000? तो कौन सा लॉन्च हुआ था भाई साहब, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये चार आपको याद करने पड़ेंगे। Which scheme was started in 1993 to create self-employment opportunities for educated unemployed youth in rural areas and small towns, ठीक है, Prime Minister रोजगार योजना। Which one of the social groups is vulnerable to poverty? Scheduled caste, urban casual labor, rural agricultural households, all of them, ठीक है। Which one are not the major causes of income inequality in India? Unequal distribution of land, lack of fertile land, gap between rich and poor, increase in population. Lack of fertile land is not responsible, ठीक है। Okay, which industry suffered the most during the colonial period? All of them, ठीक है, all of them basically suffered the most. जूट है,
which one from the following states is above the national average of poverty ratio? पॉवर्टी रेशियो के नेशनल एवरेज से ऊपर है पंजाब इज वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट्स, ठीक है, इज अबव द नेशनल एवरेज ऑफ, अच्छा मतलब पॉवर्टी रेशियो ज्यादा है, ओके उल्टा है, ठीक है, बिहार इज वन ऑफ देम, ओके थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम पीपल. Chapter 3 Sources of Income. Chapter Outline. 3.1 Introduction. 3.2 Meaning of Personal Income. 3.3 Various Sources of Personal Income. 3.4 What is Baluta System? 3.5 Agro-based Industry. 3.6 Modern Sources of Personal Income. Learning Outcome. After reading this chapter, you would be able to understand meaning of personal income, sources of personal income, Baluta and Aluta system in agriculture, nature of small-scale and cottage industry, and modern sources of personal income. 3.1 Introduction. We have studied in the earlier chapter that human wants are unlimited and they go on increasing. People purchase many things like dresses, books, vehicles, mobiles, shoes, and so on. It requires money to fulfill human wants. So, an individual has to earn an income. 3.2 Meaning of Personal Income. Personal income is the sum total of earnings received by a person during a given period of time. A person receives income for his contribution to the production. I work in a factory. I earn wages. I work in an office. I earn salary. I am a businessman. I earn profits. 4 factors of production are required for production of goods and services. They are land, labor, capital, and enterprise. Land earns rent, labor earns wages or salaries, capital earns interest, and an entrepreneur earns profit for the work done. Income is paid in cash or in kind. In rural areas, income is paid in the form of wages as well as food grains, commodities, etc. In urban areas, income is paid in the form of money wages or salary, as well as fringe benefits such as house rent allowance, travelling allowance, medical aid, etc. 3.3 Various sources of income. The sources from which individuals obtain income are as follows. Agriculture. In the rural area, most of the people depend upon agriculture and related economic activities. Agriculture is a seasonal occupation. Most of the farmers are poor. They use plough, a pair of bullocks, etc. to cultivate land. Rich farmers use tractors. There are wide differences in the income of small farmers, landless laborers, and zamindars. Agricultural income is received from food crops like rice, wheat, jawar, bajra, pulses, etc. and cash crops such as sugarcane, cotton, soybean, etc. Income from agriculture is low due to uncertain rainfall, use of old methods of production, small land holdings, etc. Lack of proper irrigation facilities, inadequate credit provisions, and natural calamities like flood, famines, etc. are also responsible for low level of agricultural income. Government of India has introduced several measures to increase agricultural productivity like land reforms, Green Revolution,
spread of education, an increase in irrigation facilities, credit provisions, training program for farmers, etc. Agricultural development is necessary in India because to increase agricultural productivity, to create employment opportunities, to earn foreign exchange through export, and to supply raw materials for industries. In short, agricultural sector has a great impact on human life. The origin of this traditional agriculture is found in the Baluta system. 3.4. What is Baluta system? Earlier, Baluta system was practiced in rural parts of India. It was based on interrelationship among various groups. Each group was assigned a specific occupation. The groups were based on the profession they followed. The Baluta system consisted of 12 Balutedars like carpenter, blacksmith, potter, goldsmith, cobbler, barber, washerman, fisherman, mahar, mang, chaugula and joshi. The above-mentioned Balutedar groups were not uniformly followed all over India. Certain groups were included and some excluded in various parts of the country. Balutedars were providing their services to villagers. The reward paid for these Balutedars was called Baluta or Mehentana. In northern India, Baluta system was known as Jazmani system. Main features of Baluta system. The society was divided into various groups. There was a division of labor on the basis of occupation. Man's occupation was determined by his birth. The life of the people was custom and religion based. Baluta system was a self-governed social system. Merits of Baluta system. Rural society was economically self-sufficient. There was no problem of unemployment because same occupation was followed by the next generation. Human needs were limited and so there was economic stability. There was social integrity. Demerits of Baluta system. There was a limited scope for development. Economic progress was slow due to lack of competition. There was exploitation of lower income groups. It prevented changes in occupation. In short, Baluta system was a self-governed social system. Due to social reforms today, one can choose any occupation as per his ability and willingness. 3.5. Agro-based industries. Industries which depend upon agriculture for raw material are called agro-based industries. Development of agro-based industries is necessary for the use of local resources and skills. It is an important source of income for rural people. Modern sources of income. In urban areas, people are mostly engaged in service sector to earn income. It includes transport, communication, banking, insurance, computer services, etc. Transport and communication are nerves of the economic system. Transport helps in internal and international trade. It expands market. It also promotes tourism, which creates employment. Various modes of transport like airways, railways, roadways and waterways also help many people to earn income. Means of communication like postal services, telephones, mobiles, fax, email, etc. help to expand business
and increase income of the people. Now, postal services are revised by Speed Post. Courier services are provided by private sector. It is an assured premium service other than ordinary mail, where messages, packages, mails, etc. are quickly and safely delivered to respective customers by taking certain service charges. It is also a good source of income. CA. In India, the profession of Chartered Accountancy, that is CA, is a profession of social prestige. So, being a CA is a preferred choice for the students of the Commerce faculty. One can earn suitable income from this profession. Certificate given by CA is essential for tax payment and to take loan from banks. Lawyer. A law graduate can become a lawyer, LLB. Nowadays, lawyers are in high demand, also in the corporate sector. Lawyers having additional qualification with good academic merit would be preferred as legal advisors in most of the companies. They earn high income. Income from cyber cafe. In modern days, cyber cafe has a very huge demand. Due to revolution in information technology, cyber cafe owners earn money from various ways like giving color printouts, downloading information material, songs, videos, games, movies, etc. Many internet operators provide various opportunities to cyber cafe owners to increase their daily collection. It is a profitable modern business. All these changes show ever-increasing graph of economic progress in India. We must take a step forward in this process of socio-economic transformation. Income from professionals. Professionals' income is the earning received by any professional for intellectual skill. Some of them are as follows. Doctor. Income of a doctor depends upon the knowledge, location of the dispensary, practice, specialty, skill, experience, etc. It is a prestigious profession where money can be earned by providing medical services to the patients. Trade. Development of trade is also important because it generates employment. Trade is classified as internal and international trade. Internal trade means purchase and sale of goods and services within the boundaries of a country, whereas international trade means import and export of goods and services from one country to another. Trade is useful for exchange of commodities, supply of raw material, delivery of final goods from industry to the market and from shops to the hands of the consumers. Today, there is electronic trading or e-trading, that is, buying and selling through internet. Thus, trade plays an important role in economic development. Certain forces like urbanization, industrialization, globalization, modern means of transport and communication, etc. brought major changes in trade. Small is beautiful. One can enjoy better and beautiful life with small investment. There are various agro-based industries like making of fruit juices, pulp, jelly, toffee, fruit jam from fruits like mango, lime, orange, guava, apples, pineapples, etc. The system where people make goods at home for sale is called as cottage industry. Making potato wafers, papad, oil, spices, pickles, etc. are good examples of small-scale and cottage industries. Allied activities along with agriculture
are also an important source of income in the rural sector. It includes dairy business, poultry farming, fishing, earthworm cultivation for fertilizers, animal husbandry, etc. Industries of leather products like footwear, belts, purses, meat freezing and canning of fish, etc. captured domestic as well as international market. It is possible to earn higher income from cottage industries by using proper managerial skills. Making chairs, baskets, etc. from cane, that is bamboo, toys and utensils from clay, and a variety of handicraft products are most popular cottage industries. Brick making. In rural areas, people also earn from brick making, weaving silk, khadi and handloom fabrics, carpet weaving, making brooms, etc. Horticulture business can also be developed by cultivating flowers, vegetables, medicinal plants, etc. Supply of plants through nursery is also a profitable business. Small producers face various problems like shortage of raw materials, lack of proper marketing system, competition from big producers, etc. The success of small producers depends upon the ability to solve their problems. Several measures have been taken by the government to solve these problems like cooperative marketing, provision of credit and training centers, etc. Glossary. Marketing system. The system for sale and purchase of goods and services. Import. Goods and services purchased by home country from abroad. Export. Selling the goods and services of a country abroad. Urbanization. The process of transfer of people from agricultural occupation to non-agricultural occupation. Industrialization. Expansion of industries by increasing the use of machinery. Globalization. The opening up of the economy for the world market.